छिपकली आई है और हमारे साथी भार्गव भाई ने इनको 2 गुट पिया और थोड़ा शेक किया तो छिपकली नीचे से ऊपर आ गई है। और 4 घंटे हो गए हम यहाँ पे बैठे हुए, कोई अभी कार्रवाई हुई नहीं है इसकी। वो बोलते हैं रिफंड दे देंगे 300 रुपये। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर हैं जो कि बाहर जाते हैं कोई भी सामान खरीदने, उसको प्रॉपर चेक करते हैं? खासकर अगर आप लोग कोई मेडिसिन खरीद कर लेकर आते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं आप लोग, या फिर कोई खाने का प्रोडक्ट लेकर आते हैं उस पर कोई डेट आप लोग चेक करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कई बार दुकान के अंदर जब आप लोग कोई सामान जाते हैं लेने, खासकर जो स्टोर रहते हैं उनमें नहीं अपने आप सामान उठा के रखना है, उनमें आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कई सारे प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जो कि एक्सपायरी डेट क्रॉस कर चुके होते हैं। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी सेहत का ध्यान रखना, कोई और नहीं आने वाला है ध्यान रखने के लिए, क्योंकि जरा सी देर में इंसान बीमार पड़ जाता है। अभी आप लोगों को याद होगा मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था अभी कुछ ही दिन पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुए, उसमें सगेला बैक्टीरिया के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी कि केरला के अंदर फूड पॉइजनिंग की वजह से एक लड़की की डेथ हो गई। तो वो सगेला बैक्टीरिया की वजह से उसकी डेथ हुई थी, क्योंकि उसने कुछ खाया बाहर जाकर, वो रोल वगैरह कुछ चिकन रोल क्या था, और वो बेसिकली कुछ बासी रखा हुआ था, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। अभी सेम कंडीशन आप लोगों ने देखी यहाँ पर। अभी यहाँ पर ये वैसे पूरी पी जाता है कोल्ड ड्रिंक पर, लेकिन उसने जैसे हिलाया ये पाइप डालकर इसमें, तो ये छिपकली जो है वो ऊपर आ गई। आप लोग ये सोचिए यहाँ पर ये इंसान जो है यहाँ पर लगभग 4 घंटे बैठा रहा और मैकडोनाल्ड वाले ये कह रहे हैं इसको कि हम तुम्हें 300 रुपये दे देते हैं, क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सारा सिस्टम जो था वो 300 रुपये का था। तो इसमें से एक गुस्सा हो गया, उसने बोला कि मैं तुझे 500 रुपये दे रहा हूँ, तो पी के दिखा इसको। तो कंडीशन ये बनती है कि देखिए वो भी वर्कर हैं, ठीक है, पर लेकिन लापरवाही वहाँ पर बढ़ती गई है। तो मैकडोनाल्ड के ऊपर हालांकि इसको लेकर 1 लाख रुपए का फाइन लगा है अहमदाबाद जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें, बाहर खाना खाने जाएं खासकर जब भी, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखनी है। पर यार मैं तो ये बोलूँगा ये सब पिज्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ें बाहर खाने से ज़्यादा बेटर है घर का खाना खाओ यार, दाल रोटी या अपना घर पे जो भी अच्छी चीज़ें, पनीर बनाओ, जो भी खाना है आप लोगों को मस्त तरीके से, बाहर इन सब चीज़ों को खाने पीने से बचो। खुद देख सकते हो आप लोग कंडीशन क्या है यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है यहाँ पर आज ही के फ्रंट पेज पर, यहाँ पर ये अच्छी बात है, ये मुझे न्यूज़ मिली और आज ही के फ्रंट पेज पर यहाँ पर एक न्यूज़ है जिसमें तमिलनाडु के द्वारा टॉप किया गया फूड सेफ्टी इंडेक्स में। ठीक है, अभी जो ये न्यूज़ मैंने बताई है गुजरात की, और गुजरात जो है फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर में दूसरे नंबर पर टॉप पोजीशन पर आ रहा है। एक रेस्टोरेंट में कोई यहाँ पर इस तरीके की चीज़ मिल जाना, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे गुजरात में जो है सब जगह आप लोगों को कॉकरोच और छिपकली देखने को मिलेगी खाने में। बस ये एक इंसिडेंट है, ये कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि यहाँ से आप लोगों के लिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग अगर इन राज्य से आते हैं तो आप लोगों ने ये चीज़ें नोटिस भी की होगी कि हर एक एरिया में कोई ना कोई फेमस चीज़ होती है खाने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप लोग आज के डेट में बात करें तो ये एक इंडेक्स है जो कि तैयार किया जाता है और इससे क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। एक बच्चा बोल रहा है, मैंने बोला था पहले कि एक मूवी देखना, एक जो बेसिकली टीचर्स के बारे में, नहीं वो टीचर रानी, कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, रानी कुछ, मैडम रानी, ठीक है मैडम रानी करके थी आई थिंक मूवी का नाम। तो एक बच्चा बोल रहा है कि सर मम्मी बोल रही है कि ये टीचर बिगाड़ेगा तुमको, मूवी देखने के लिए बोलता रहता है। मैंने कहा अच्छा जी चलो ठीक है कोई नहीं, ये एक और मूवी देखने के लिए आप लोगों को बोलूँगा, और ये मूवी देखने के बाद में उन्होंने कहता है कि आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप लोग खाने के बारे में बात करेंगे। ये साउथ इंडिया की मूवी है, इसका नाम है बी सकल। ठीक है, तो ये मूवी में दिखाया गया फूड पॉइजनिंग के बारे में, क्या क्या फूड में मिलावट होती है उसके बारे में, आप लोग देखकर हैरान रह जाओगे। तो ये एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को सबको देखनी चाहिए, खासकर जो बाहर का सामान खाते हैं, ये सारी चीज़ें ब्रेड दूध वगैरह, तो काफ़ी डिटेल में यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। पेपर भी आप लोगों के बेसिकली देखिए, आप लोग ना जब पेपर में जाकर बैठोगे ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये सारी चीज़ें जब आप लोग के माइंड में रहेंगी तो आप लोग चीज़ों को लिख भी पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग के सामने एग्जाम्पल होंगे उन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें हैं कि एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग मूवीज़ के नाम भी लिख सकते हैं। इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है वो 7 जून को सेलिब्रेट किया गया, और यहाँ पर इसकी थीम थी सेफ फूड बेटर हेल्थ। ये थी यहाँ पर इस साल की थीम। लास्ट ईयर की जो थीम थी वो थी सेफ फूड नाउ फॉर हेल्दी टुमारो। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो डे है ये इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम लोग यहाँ पर जो खाना है उसके बारे में ध्यान रख सकें और सेफ खाना हम लोग खाएं। ऐसा नहीं कि कुछ भी मिल रहा है हम लोग वही खाए जा रहे हैं। तो ये जो भी एरिया है जहाँ जहाँ पर भी यहाँ पर अच्छे खाने के बारे में बात की जाती है, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी साफ सुथरे खाने के बारे में बात की जाती है, वहाँ वहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे आप लोगों का कवर हो जा रहा है, जिससे आप लोगों की थीम ये है, आप लोग आंसर राइटिंग में भी इनको यूज़ कर सकते हैं अगर फूड सेफ्टी के बारे में कुछ लिखने के लिए आ रहा है। और अभी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बन जाता है।
तमिलनाडु टॉप पर है यहाँ पर, गुजरात दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे पर और यहाँ पर हिमाचल चौथे पर, वेस्ट बंगाल पांचवें पर, मध्य प्रदेश जो है ये पांचवें पर 2, ठीक है, वेस्ट बंगाल मध्य प्रदेश, ठीक है। इसी के साथ में केरला जो हो गया फिर यहाँ पर छठे पे है, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बात करें फिर यहाँ उत्तराखंड हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया, तो ये उड़ीसा और उत्तर प्रदेश सेम पोजीशन पर है। ऐसे यहाँ पर वेस्ट बंगाल और जो बेसिकली यहाँ पर मध्य प्रदेश सेम पोजीशन पर है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा 10 टोटल में 12 राज्य आप लोगों को नजर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन अगर बने तो इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। ये बेसिकली अभी तमिलनाडु के द्वारा टॉप किया गया है, पर लेकिन यूनियन टेरिटरी में टॉप पोजीशन किसकी है, वो है जम्मू कश्मीर की। स्टार लगा लेना भाई साहब, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंदर फूड सेफ्टी के बारे में टॉप किया गया है। दूसरे नंबर पर दिल्ली और तीसरे नंबर पर है यहाँ पर चंडीगढ़। और ये बातें जो है हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर अनाउंस की गई, कब, जब बेसिकली यहाँ पर ये वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया गया, यानी कि कल के दिन यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। और हमारी कंट्री में जब भी हम लोग सेफ्टी के बारे में बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन यार वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जब आप लोग कानून पास करते हैं ना पार्लियामेंट के अंदर में, संसद में जाकर, तो फिर जो बॉडी निकल कर आती है उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं। संविधान में कुछ नहीं लिखा होता है उसके बारे में, बस पार्लियामेंट के थ्रू यहाँ पर बनाई जाती है। और एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती है जहां पर ना तो संविधान में कुछ लिखा है ना पार्लियामेंट में पास कानून करके बनाई गई है, वो बस गवर्नमेंट के द्वारा बना दी गई है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तो उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। तो संवैधानिक बॉडी, ठीक है, इसी के साथ में कानूनी यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यवाही जो बॉडी होती है, इनमें तीनों में आप लोगों को फर्क पता होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। हमारी कंट्री में कई सारे मूवमेंट भी इसको लेकर चलाए गए हैं, तो इसके बारे में अभी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करूंगा। आप लोगों का पूरा एक शानदार आर्टिकल बन गया है। अगर बात करें फर्स्ट स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये कब तैयार किया गया था, तो याद रखिएगा 2018-19 में यहाँ पर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे था 2019 में, तो 7 जून को यहाँ पर ये बेसिकली जो डे था ये यहाँ पर प्रेजेंट किया गया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये मैंने आप लोगों को बताई। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है आप लोग का, अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बात की जा रही है कोडेक्स एलिमेंटेरियस के बारे में, तो इसको फूड कोड भी बोलते हैं। ये फूड कोड जो है ये गाइडलाइन देता है कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर एक फूड का स्टैंडर्ड रख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में से कई सारे प्रोडक्ट जो है वो बाहर बेचने के लिए जाते हैं, और उसके बाद में ये होता है कि उन प्रोडक्ट्स को हम लोग अपने बेसिकली बेचने के लिए जब बाहर भेजते हैं तो उनमें कई सारी कमियां खामियां निकाल देते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। अभी तो खैर बड़े ही इशू भी चल रहे हैं जब से हमारी देश में कई सारे कमेंट किए गए हैं अभी यहाँ पर, जो अभी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, खासकर जो मुस्लिम जो रिलीजन से रिलेटेड, तो कई सारी अरब कंट्री ऐसी हैं उन्होंने क्या किया है, हमारी कंट्री के जो फूड जो हम लोग वहाँ पर बेच रहे थे, जो भी वहाँ पर मॉल वगैरह थे या फिर फूड स्टोर थे, उन पे बेसिकली वहाँ पर पन्नियाँ बेचा दी हैं कि यहाँ से इंडिया का सामान अब नहीं बेचा जाएगा। तो इतना गुस्सा हो गई है कई सारी कंट्री, उसके बारे में भी आर्टिकल है, आज के फ्रंट पेज पर बात करूंगा। कोडेक्स जो एलिमेंटेरियस कमीशन है यहाँ पर, ये एक ज्वाइंट कमीशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर, और ये इंटरेस्टिंग पोर्शन है बहुत, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट देकर, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। 189 मेंबर है और इंडिया भी इसका मेंबर है, और आप लोगों ने देखा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। अगर आप लोगों से देश के बारे में बात करें तो ईट राइट जो स्टेशन सर्टिफिकेट स्टार्ट किया गया, पूछे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, वो एक कानून के थ्रू बनाई गई थी 2006 में। इस कानून के थ्रू यहाँ पर बेसिकली काम किया था। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है वो यहाँ पर काम करता है। ईट राइट मूवमेंट देश के अंदर लेकर आया गया, उसको फिर मैच किया गया, मिलाया गया नेशनल हेल्थ पॉलिसी के साथ में, और कई सारे प्रोग्राम चलाए गए, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, पोषण अभियान हो गया, एनीमिया मुक्त भारत हो गया, और स्वच्छ भारत हो गया। तो देखिए गवर्नमेंट या सरकार, आप लोग बोलो भाई साहब, वो कोई कमी नहीं छोड़ रही है आप लोगों को अवेयर कराने के लिए। पर लेकिन अगर आप लोगों ने ठान ली है कि बीमार होना ही होना है, बाहर खाना ही खाना है, ये सारी हरकतें करनी ही करनी है, तो फिर यार क्या ही कर लेंगे, अब हाथ पकड़ के तो कोई बैठेगा नहीं। अब आप लोग खुद सोचिए, मैं आप लोगों को बोलता हूँ रेगुलरली आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि डेली जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों को पूरा लेक्चर सुनने के बाद में आप लोग क्या करना है, रिकॉल करना है क्या क्या आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। आंख बंद करो 5 मिनट के लिए और रिकॉल करो जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया। अच्छा सर, दिल पे हाथ रखकर बताओ सही से कौन कौन करता है, ठीक है। आप लोग देखो कौन कौन करता है। बात मैं बोलता हूँ डेली शेड्यूल बनाया करो अपना, कि आज का शेड्यूल आप लोगों का क्या रहने वाला है, वो आप लोगों में से कौन कौन करता है। तो वो वाली चीज़ें होती हैं जो आप लोग देखिए, बोलता तो हूँ मैं, लेकिन क्या रियलिटी में आप लोग कर पा रहे हैं, तो उसमें से बहुत कम बच्चे ऐसे जो फॉलो करते हैं, और सिलेक्शन भी बहुत कम का ही होता है, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। तो कंपटीशन आप लोगों का अपने ही साथ में है, ढंग से देखे तो आप लोगों को अपनी आदतें सुधारनी होती है।
तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो ये फूड सेफ्टी जो इंडेक्स है जो यहाँ पर तैयार किया गया जो हमारे देश के अंदर में राज्य को लेकर, इसके लिए 5 पैरामीटर हैं यहाँ पर। ये तो ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशनल जो डेटा है वो प्रस्तुत किया जाता है, कंप्लायंस यानी कि अनुपालन क्या क्या फॉलो किया जा रहा है वो देखा जाता है, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो सर्विलेंस है यानी कि जो मूवी मैंने बोली ना यहाँ पर ये फूड सेफ्टी कमिश्नर रहते हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी शानदार इनकी परफॉर्मेंस रहती है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर सर्विलेंस के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और कंज्यूमर एम्पावरमेंट के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो टोटल 5 है यहाँ पर, ये यहाँ पर 4th हो जाएगा और ये 5th हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा जहाँ से क्वेश्चन ही बन सकता है। तो एक डे हो गया और यहाँ पर जो ये आप लोगों को बताया है ये आप लोग क्वेश्चन, ये जो आप लोगों को बताया ना यहाँ पर देखिए, ये जो आप लोग बोलेंगे सर फालतू में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी यही तो खेल होता है यार, आप लोग यूपीएससी की तैयारी समझ ही नहीं रहे यूपीएससी की तैयारी क्या होती है। ये अभी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने 1 लाख रुपए का फाइन लगाया। अगर फूड सेफ्टी के बारे में आप लोग कुछ लिखने के लिए आ रहे हैं तो इसको एज ए एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग वहां पर मेंशन कर देते हैं तो भाई साहब एग्जामिनर एक तरीके से उसके कान खड़े हो जाएंगे कि हाँ बच्चा जो है वो अवेयर है और इन चीज़ों का ध्यान रखता है। तो ये होते हैं छोटे छोटे इनपुट्स जो कि आप लोगों का आंसर जो है दूसरों से बेहतर बनाते हैं, वरना न्यूज़पेपर तो सभी पढ़ रहे हैं, आंसर राइटिंग सभी कर रहे हैं, एक लक्ष्मीकांत की किताब है सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने लेक्चर बना रखे हैं लक्ष्मीकांत के और वो लेक्चर आप लोगों ने सबने देख रखे हैं मैक्सिमम। ठीक है, पूरी की पूरी किताब मैंने कवर कर रखी है, पर लेकिन उनको देखने के बाद में कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, उनको जो कॉन्सेप्ट बताए गए वहां पर उनको याद रख रहे हैं। अब सिलेक्शन तो उनका होगा ना, तो वो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए किताब एक ही रहती है भाई साहब, वही किताब यही लेक्चर, अब देख लो आप लोग कितने बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग देखो हर एक को पढ़ा तो मैं एक जैसे रहा हूं, मैं ऐसे तो नहीं किसी कान में जाकर बोल रहा हूँ ओए ये वाला फॉर्मूला तो एक्स्ट्रा याद कर लिए, ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ ना तो आप लोग को ये देखने को मिलेगा सबको पढ़ा रहा हूँ। तो अब आप लोग क्या उसमें से डिफरेंट क्रिएटिव अपना निकाल पाते हैं। ठीक है, तो वो आप लोग को किताब, टीचर, पेरेंट्स ये सारे आप लोग को बता सकते हैं, पर लेकिन आप उसको कैसे लेकर चले हो, डिफरेंट तरीके से कैसे आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो सारा खेल होता है। वो खेल अगर आप लोग समझ गए तो भाई साहब जिंदगी संवर गई। ठीक है, तो ये बातें हैं। वैसे एक डे और आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पर, ये है वर्ल्ड ओशियन डे। वर्ल्ड ओशियन डे जो है वो 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और अब की बार जो यहाँ पर बात की जा रही है, रिवाइटल खाया आप लोगों ने कभी, तो उसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर ओशन, यानी कि एक तरीके से पुनरुद्धार करना महासागर के लिए और सामूहिक कार्रवाई यहाँ पर बोला जा रहा है। तो एक तरीके से जो ओशन होता है, समुद्र होता है, कैसे हम लोग उनको सेव कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस है, क्योंकि हम लोग काफी चीजें आज के डेट में बर्बाद करते हुए जा रहे हैं। तो इसी के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको आप लोग SDG बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल नंबर 14 है, लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात करता है। तो ये आप लोग मेंशन कर सकते हैं, जहां भी अगर आप लोगों से ओशन जो है उसके बारे में कुछ लिखने के लिए आए, वाटर पोल्यूशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट गोल है जो कि आप लोग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसी से रिलेटेड आज जो है आप लोगों का द हिंदू के द्वारा एक पूरा क्विज दिया गया है। तो ये क्विज जो है ये पूरा हिंदी और इंग्लिश में मैं आप लोगों का वहां पर डाल दूंगा जो टेलीग्राम पर, और आप लोगों को कल वाले क्विज के आंसर भी यहाँ पर सारे दे दिए गए हैं, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, ये पिक्चर देख के आप लोगों को बताना है इस पिक्चर के बारे में आप लोग क्या समझ सकते हैं। डेली एक पिक्चर यहाँ पर इनके द्वारा दी जाती है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय लिखिएगा किस चीज से रिलेटेड है ये। बाकी यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, जो नए नए बच्चे जुड़ते हैं डेली पूछते हैं सर टेलीग्राम क्या है, कहाँ पर है। टेलीग्राम यार एक ऐप है, जैसा आप लोगों का व्हाट्सएप होता है, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे सारी चीजें मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। बेसिकली है कि क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर आसानी से चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करा दी हैं आप लोगों की PDF। रेगुलरली 2 क्वेश्चन आप लोगों को पोस्ट करता हूँ, और कल एक वीडियो बनाई बड़ी ही शानदार, जो अब की बार CSET देकर आए उनके लिए थोड़ी सी हिदायत है, खासकर जो CSET में फेल हो रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इससे आप लोग काफी कुछ सीखने को मिलेगा। 3 टेलीग्राम चैनल है, एक पर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, ये आप लोगों का बेसिकली आंसर राइटिंग का टेलीग्राम चैनल है। 65,000 बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, डेली आंसर राइटिंग करते हैं, तो आप लोग एक दूसरे के आंसर जाकर एनालिसिस कर सकते हैं। जो आंसर लिख रहे हैं उनके आंसर आप लोग देखते हैं, बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर आंसर पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से आप लोग चीजें देख सकते हैं, और यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन भी पूछता हूँ ना, वो भी आप लोग चाहो तो यहाँ पर आंसर पोस्ट कर सकते हो, जो वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, तो वो भी एक अच्छा तरीका है, आप लोग इस तरीके से भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक है SLV PDF, यहाँ पर नोट्स मिलते हैं डेली रेगुलरली, जो भी आप लोगों की जो चीजें होती हैं कई सारी जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पर डालते रहता हूँ। ये कैसा चलता फिरता एक ऐप आप लोगों के पास में हो जाएगा। मान लीजिए आप लोग कहीं जा रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा रिविजन करना है चीज़ों का, तो आप लोग कर सकते हैं। एक इंग्लिश का लेक्चर डेली यहाँ पर आता है, जो भी हिंदू में वो मैं आप लोगों के लिए डालता हूँ कि इंग्लिश में किससे बातें करनी है, तो वो कैसे आप लोग कर सकते हैं। तो उसके बारे में सेशन 36 हो चुके हैं यहाँ पर अब तक, तो इनको आप लोग देख सकते हैं।
एक बोलने का तरीका आप लोगों को समझ में आएगा, चीज़ों को कैसे एक वो नहीं कहना, इंटरव्यू में जाकर जब आप लोग बातें करेंगे तो वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी के चलते यहाँ पर ये आप लोगों के सामने, तो इसको भी आप लोग जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था पूरे कुछ आप लोगों के सामने, जैसे डे था यहाँ पर, एक हिंदू का आर्टिकल भी इसके साथ में कवर हो गया। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले और यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन भी बन चुके हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो 2 डे भी आप लोग कवर हो गए और ये क्विज हो गया आप लोगों का। ओके, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया हैंडल पर अगर कहीं पर भी कुछ लिखते हैं तो सोच समझ कर लिखा करो यार। यूट्यूब पर कोई वीडियो बना रहा है, कोई फेसबुक पर कुछ लिख रहा है, ट्विटर पर कुछ लिख रहा है, जरा सी देर में जो है जेल के पीछे जाकर डाला जा सकता है। अभी यहाँ पर ऐसा ही हुआ, यहाँ पर बेसिकली गोवा के अंदर एक यूट्यूबर को पकड़ा गया जिसने ममता बनर्जी जी के खिलाफ कुछ उल्टे सीधे अपशब्द यूज कर दिए थे। तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर कोशिश करो कि इन सब चीज़ों से डिस्टेंस बनाकर रखो। कोई भी चीज़ लिखनी है बड़ी सोच समझ कर लिखो, वरना फालतू में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में है यहाँ पर। आई होप कि आप लोग इसको समझोगे और फॉलो भी करोगे। देश के कानून जो है फॉलो करने की कोशिश करो। बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो किसी भी कानून को तोड़ना नहीं है। कम से कम एक यूपीएससी एस्पायरेंट होने के नाते तो आप लोगों को ये काम नहीं करना है। ओके, एक न्यूज अभी काफी ज्यादा रिसेंटली यहाँ पर देखने को मिली। ये बेसिकली बात कर रही है सेक्स वर्कर के बारे में। जहां जहां पर जो भी आर्टिकल डिस्कस करूंगा उसके सोर्स बताऊंगा। अगर जो पीआईबी का आर्टिकल होगा तो पीआईबी के बारे में बात करेंगे, अगर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल होगा तो इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बातें करेंगे। तो सारी चीजें प्रॉपर वे में आप लोग को देखने को मिलेगी। जैसे कई सारे बच्चे बोलते सर जो डे छूट गए हैं उन डे का कैसे करना है। मैं डे सारे कवर करूंगा, जिससे 2 डे आज करा दिए, पीछे के जो डे बचे हुए वो भी आप लोग की कवर करा दूंगा। बच्चों ने बोला सर वोकैबुलरी के बारे में, तो वोकैबुलरी भी आप लोगों की डाल दी है। ठीक है, अगर जो भी क्वेश्चन देगा, जैसे क्वेश्चन के आंसर देगा, जैसे एसएलवी कमांडो भगत सिंह के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए, तो इस तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। वोकैबुलरी आप लोगों के लिए डाल दी है, जो कि कई सारे बच्चे बोले थे सर वोकैबुलरी स्टार्ट करवा दो, क्योंकि एनडीए सीडीएस या फिर जब यूपीएससी के लिए आंसर राइटिंग भी आप लोग करते हैं तो आप लोग की अगर वोकैबुलरी अच्छी होती है तो आप लोग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं और आप लोग आंसर राइटिंग भी कर पाते हैं। ठीक है, तो डेली 5 वोकैबुलरी आप लोग क्या करना है, इस पे सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। ठीक है, अब एक चीज मुझे आप लोगों से पूछनी थी। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो बेसिकली मैप बेस्ड प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दो, तो वहां पे मुझे यार एक आप लोगों से राय लेनी है। मैप बेस्ड में एक तो ये तरीका है, जो करंट में लोकेशन है मैं आप लोगों को वो बताता हुआ चलूं। ठीक है, कि आप लोगों से डेली करंट की लोकेशन के बारे में किसी के बारे में पूछ लूं। ठीक है, पर एक दूसरा तरीका ये है कि जैसे कि मैं पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट उठा लूं और उसको कवर करता हुआ चलूं, एक एक कंट्री। ठीक है, जैसे मान लीजिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कोई कंट्री उठा ली तो उसके बारे में आप लोगों को बता दिया, लोकेशन आप लोगों को दिखा दिया, आसपास की कंट्री दिखा दी। रीजन क्या है, रीजन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि एरिया वाइज सारी चीजें जो है वो एक एक कर कवर हो जाएंगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अभी क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर अफगानिस्तान से रिलेटेड कि कौन कौन से बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान को टच कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं मैप बेस्ड, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को कवर करेंगे। तो कॉन्टिनेंट बेस आप लोगों को चलना है, या फिर आप लोग चाह रहे हैं कॉन्टिनेंट बेस नहीं चलना है यार, हम लोग को करंट वाली लोकेशन बतानी है, तो उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वरना एक एक कॉन्टिनेंट में आप लोग कवर कराता हुआ चलूंगा, उससे आप लोग एक साइड से सारी चीजें आप लोग की कवर होती चली जाएंगी। तो इसको आप लोग कैसे लेकर चल रहे हैं, आप लोग इसके बारे में अपनी राय दे दीजिएगा, जिसके बेस पर मैं चीजें फिर डिसाइड कर लूंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को अपनी राय देनी है, फिर बाकी जो भी होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है। देखिए जो भी मैंने आप लोगों से सजेशन मांगे थे, कई सारे बच्चों ने बहुत सारे सजेशन दिए, तो सारी चीज़ें आराम आराम से आप लोगों को इस हफ्ते के अंदर पूरी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होती नजर आ जाएंगी और ढंग से पूरा लेक्चर आप लोगों का बनेगा बिल्कुल अच्छे से। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप लोगों की हुआ करेगी, आंसर राइटिंग भी दिया करूंगा। ठीक है, डेली रेगुलरली 2 आंसर जैसे मैं आप लोगों को देता हूं, एक तो आज ही के डिस्कशन का रहा करेगा और एक यूपीएससी में जो पुराना क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उससे रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में संडे और सैटरडे में आप लोगों का एस्से और इसी के साथ में एथिक्स आप लोगों का कवर हो जाता है, क्योंकि केस स्टडी आप लोगों को मिलती है और निबंध मिलते हैं, तो ये आप लोगों को हो जाता है। तो एक प्रॉपर वे में स्टडी को लेकर चलेंगे। ठीक है, जहां पर इंटरव्यू की बातें होंगी वहां पर इंटरव्यू की बातें करेंगे, ताकि कंप्लीट एक एनालिसिस डिस्कशन आप लोगों का ऐसा हो कि हर एक पॉइंट आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर होता हुआ चले। तो उस तरीके की चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, अभी यहां पर नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल जो रहा करेंगे, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहा करेंगे वो सारे कवर करूंगा। अगर कोई लगा करेगा कोई आर्टिकल बच गया तो उसको हम लोग सैटरडे और संडे में कवर कर लिया करेंगे, क्योंकि सैटरडे और संडे में जो है हिंदू के अंदर में कम आर्टिकल आते हैं। ठीक है, तो छूटेगा कुछ नहीं, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। ठीक है, ये आप लोग अगर लेक्चर नहीं छोड़ रहे हैं तो आर्टिकल नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर आप लोग लेक्चर ही छोड़कर बैठ गए तो फिर तो यार कोई बात ही नहीं है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक तो ये रहता है कोई इंपॉर्टेंट इशू है उसके आर्टिकल रिपीटेडली आते हैं। जैसे यूक्रेन के कितने सारे आर्टिकल आए, बजट आ गया तो कितने सारे आर्टिकल आए, सेक्स वर्कर के बारे में कई सारे आर्टिकल आ चुके हैं। तो ये आप लोगों से इकट्ठा कर एक बार एक आर्टिकल इस तरीके से डिस्कस कर लिया करते हैं, ताकि आप लोग उससे आंसर राइटिंग भी कर सकें, उससे एमसीक्यू भी निकाल सकें, और कोई इंटरव्यू में आप लोगों से कोई पूछे तो उसका भी आंसर आप लोग दे सके। तो वो वाली बातें करेंगे। ठीक है, अभी यहां पर जब सेक्स वर्कर के बारे में बात करते हैं तो अभी डे भी था यहाँ पर, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे।
तो ये 2 जून को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। और यहाँ पर ये जो डे था ये आज नहीं है, 1975 यानी कि 1975 में जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पर आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एक चर्च है बेसिकली फ्रांस लियोन के अंदर में, वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए और ये माना जाता है कि जो सेक्स वर्कर की कंडीशन है यानी कि जिनको नॉर्मली आप लोग वेश्या बोलते हो या फिर आप लोग कई सारे और भी वर्ड यूज करते हो, गंदे गंदे कई सारे वर्ड यूज किए हैं गलत तरीके से, तो उनके लिए यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी डिसीजन दिया गया है और बुरी कंडीशन यहाँ पर हो रखी है। देखिए होता क्या है, जैसे कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनकी एक तरीके से घर गृहस्थी बिल्कुल खस्ता हालत होती है, तो कई सारे इस धंधे को बेसिकली अपना लेती हैं, पर लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, कोई भी इस धंधे को अपनाएगा नहीं, बेसिकली इस धंधे में धकेला जाता है। आप लोगों ने अभी मूवी देखी होगी, आलिया भट्ट की जो मूवी आई है उसमें दिखाया गया है कि एक नॉर्मल सी लड़की को उस धंधे में धकेला गया है। ऐसी कई सारी मूवी है और ये रियलिटी होती है, क्योंकि कोई लड़की नहीं चाहेगी अपनी देह का व्यापार करना। ये शायद मुझे नहीं लगता कि किसी के माइंड में थॉट भी आता होगा कि हाँ अपने शरीर को बेचना है और पैसे कमाने हैं। आप लोग सोच कर देखो, नॉर्मली ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई इंसान इस तरीके की हरकत सोचेगा। वो तभी इंसान उस मुद्दे पर आएगा या तो उसको वहां पर फंसा दिया गया, वो निकल नहीं रहा है, या फिर कोई इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन हो गई कि उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, तब जाकर इंसान जो है वो उस पर्टिकुलर जो एरिया में जाकर घुसेगा। पर लेकिन आप लोग समझ सकते हैं मैक्सिमम लोगों को उसमें ढकेला जाता है और इसी के चलते आप लोग यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का 27 मई को अभी डिसीजन आया उसमें आप लोग डिफरेंस समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोला गया कि वेश्यावृत्ति एक पेशा है, वेश्यावृत्ति एक पेशा है और सेक्स वर्कर को कानून के तहत सम्मान और यहां पर एक तरीके से समान सुरक्षा के हकदार है, यानी कि सम्मान भी उनको मिलना चाहिए और समान सुरक्षा मिलनी चाहिए जैसे कि दूसरे लोगों को मिलता है, जैसे कि मुझे और आप लोगों को सुरक्षा मिलती है। कोई हमारे अधिकार का अगर हनन कर रहा है, कोई हमको कुछ उल्टी सीधी बातें बोल रहा है तो हम लोग उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। अब यहां पर एक डिफरेंस आप लोगों को समझना पड़ेगा जो कि काफी बड़ा डिफरेंस है और ये आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी भी लेकर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि वेश्यावृत्ति एक पेशा है, उसने ये नहीं बोला कि वेश्यावृत्ति को लीगलाइज कर दीजिए और एक तरीके से हर एक इंसान को जाकर वेश्यावृत्ति के धंधे में ढकेल दीजिए। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अपनी इच्छा से वेश्यावृत्ति करना चाहता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो वो उसको कोई रोकेगा नहीं, उसकी देह है, वो अपनी देह का व्यापार कर सकता है, वो उसका हक है, उसके शरीर को उसको कैसे लेकर चलना है वो उसकी प्राइवेसी है। और ये सारा अधिकार जो है आर्टिकल 21 हमारे संविधान का, जो कि पार्ट 3 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार रखे हुए कहां से कहां तक, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का। तो इसके अंदर आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 जो है वो आप लोगों को अधिकार देता है राइट टू प्राइवेसी, यानी कि आप लोगों की खुद की प्राइवेसी है। और सुप्रीम कोर्ट ने, आप लोगों को पता होगा कि एस पुत्तास्वामी केस के बाद में यहां पर ये क्लियर भी कर दिया कि पर्टिकुलर इंसान जो है वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिस तरीके से लेकर चलना है उसकी प्राइवेसी में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और जब कोई इंसान पैदा होता है इस धरती पर तभी से उसकी प्राइवेसी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो 21 के तहत यहां पर ये अधिकार आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर जो वेश्यावृत्ति का जो काम करने वाले जो लोग हैं खासकर उनको यहां पर बोला कि उनको समान एक स्टेटस समाज में मिलना चाहिए। तो ये काफी बड़ा जजमेंट है, पर लेकिन याद रखिएगा ये नहीं बोल रहा है कि आप लोगों को इसमें धंधे में धकेलना है, उसको गैर कानूनी बताया गया अगर कोई यहां पर धंधे में किसी को धकेलता पाया जाता है। यानी कि हमारी कंट्री में एक एक्ट भी है जिसमें ब्रोथल मतलब वेश्यालय, ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। या फिर कोई भी ऐसा जैसे पब्लिक प्लेस हो गया, ठीक है, जैसे यहां पर अगर बात करें कोई ऐसा एरिया हो गया तो ये पेनलाइज भी करता है। यहां पर अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाता है। कोई ऐसी चीजें चलाता है यहां पर, कोई ऐसी सिचुएशन यहां पर रखता है सेक्स वर्कर से कमाई करने का, यानी किसी को धकेल कर। एक तो है कि एक इंसान है ए, वो इंसान अपनी मजबूरी की वजह से यहां पर एक ऐसा काम करने लगा, उसने खुद ने डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है। एक इंसान है बी, उसको ढकेला गया है, उसकी जरा सी भी इच्छा नहीं है ये काम करने की। तो पहले वाला तो ठीक है वो काम कर सकता है, पर लेकिन दूसरे वाला जो है उसके ऊपर जो है यहां पर बेसिकली अत्याचार हो रहे हैं, तो वो कानूनन अपराध आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते यहां पर ये पूरा आर्टिकल निकल कर आता है। इसको आप लोग जीएस पेपर 1 और 2 के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। सोसाइटी या फिर फंडामेंटल राइट जजमेंट आप लोग यहां पर देखते हैं। तो सेक्स वर्कर जो कि एक स्टिग्मा है, अगर किसी को सेक्स के बारे में शब्द भी सुन लेना सेक्स वर्ड, तो यहां पर कई सारे लोग जो हैं उसे शर्माने लगते हैं। तो ये काफी बड़ी बात है। एक बच्चे तो कई सारे ये भी बोलते हैं कि सर जब भी कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस किया करो एक बार बता दिया करो हमको, ताकि घर वाले आसपास में बैठे होते हैं हम लोग थोड़ा साइड में हो जाए। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। सेम सिचुएशन आप लोगों ने स्कूल्स में देखी होगी, बायोलॉजी के अंदर जब भी इस तरह का कोई चैप्टर आता है तो उसको स्किप कर दिया जाता है अक्सर।
तो ये गलत चीज़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर उसके बारे में बात नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, आप लोग खुद देख सकते हैं ओलंपिक में जब अभी गेम हो रहे थे ओलंपिक के, ठीक है, जापान के अंदर टोक्यो ओलंपिक, वहां पर बाकायदा कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूट किए गए दुनिया भर के, ठीक है। क्यों? क्योंकि जान है तो जान है यार। अगर इंसान को पता चला किसी को वहां पर एड्स की बीमारी होगी तो क्या रह गया, इंसान की तो जिंदगी खत्म हो गई ना। तो एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने की यहाँ पर ये बातें होती है, तो अवेयर कराने के लिए लोगों को कि हाँ इस तरीके से आप लोग चीज जो है वो लेकर चल सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी यहां पर बात करें, काफी लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि डीक्रिमिनलाइज करो। जहां पर भी कोई सेक्स वर्कर है वहां पर पुलिस छापे मार रही है, पकड़ कर ले जा रही है, पब्लिक में उनको रख रही है, वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती थी। अभी उनको कोई रेस्पेक्ट ही नहीं मिल रही थी सोसाइटी के अंदर में, ठीक है, अपन को कोई रेस्पेक्ट ही नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीजें, जो किन्नर समुदाय हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये एक तरीके से प्रोस्टिट्यूट वाला ये एरिया हो गया, तो यहाँ पर ये एक तरीके से देखने को मिलेगा कोविड-19 के टाइम पर भूखे मर गए, ठीक है, क्योंकि लोग वहां पर गए नहीं। और कई सारे लोग तो देखें यहाँ पर आप लोगों को इसके ऊपर कई सारी स्टडी की जा चुकी है। मैं इस चीज़ को ये नहीं कि सपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ ये चीज़ें होनी चाहिए कि अगर किसी देश के अंदर में यहाँ पर इस तरीके से जो यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन के ये इस तरीके के काम चलते हैं, इसकी वजह से ये मानता है बहुत सारे रेप के केसेस यहाँ पर बेसिकली रुक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसान जो है वो एक जानवर है, और एक जानवर जो है वो एक तरीके से जब वैसे ही बनता है तो आप लोगों को पता है कितने सारे रेप के केसेस निकल कर आते हैं। अभी आप लोगों ने देखा हैदराबाद में एक रेप का केस देखने को मिला, ठीक है, सारे के सारे नाबालिग थे वहां पर, ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आती है। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि हाँ अगर कोई अपनी मर्जी से यहाँ पर इस एरिया में जा रहा है तो फिर उसको सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाए। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये महादेव कर्माकर का जो 2011 का बेसिकली केस था, उसमें बताया भी यहाँ पर कि लाइफ, एक तरीके से लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड देखिए विद जो ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन बिल के बारे में यहां पर बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में एक आर्टिकल है जिसको आर्टिकल 142 बोलते हैं। ये ब्रह्मास्त्र है। इसका मतलब ये होता है कि आज की डेट में जो मैंने बोल दिया वही होगा। बाहुबली मूवी का डायलॉग नहीं सुना जब बोलती है वो मेरा वचन ही शासन, तो ये वाली बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो बाहुबली मूवी का डायलॉग आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर ऐसा ही कुछ बोलते हैं कि भाई साहब हम ही हम हैं, अब हम जो करेंगे वो तुम सुनोगे बैठकर। तो ये वाली कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर चीज निकल कर आती है। तो इसी के चलते 2011 में यहां पर एक तरीके से चीजें फोकस दिया गया कि ट्रैफिकिंग जो हो रही है उसको रोकना है, रिहेबिलिटेट करना है, कंडीशन जो भी है सेक्स वर्कर की जो भी उसकी एक आज के दिन में कंडीशन हो रही है उसके ऊपर भी ध्यान देना है, जो सिचुएशन यहां पर खराब रहती है। अभी जो जजमेंट आए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही बोलेगी, जो एल नागेश्वर राव जो थे उनके द्वारा 3 जज की बेंच जो थी उनके द्वारा यहाँ पर डिसीजन दिया गया, ठीक है, कि जबरदस्ती यानी कि जबरदस्ती किसी को भी सेक्सुअल जो यहाँ पर ये सेक्सुअल जो एक ये धंधा इसमें नहीं धकेलना है। अगर कोई अपनी इच्छा से जा रहा है तो वो आप लोगों को देखना मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आप लोगों ने जब यहाँ पर ये मूवी देखी आलिया भट्ट की, अभी जो इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर आई है उसमें भी ये सारी बातें बताई गई है। तो सेक्स वर्कर को ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ ये एक प्रोफेशन हो सकता है अगर उन्होंने अपनी मर्जी से उसको चूज किया है, ना कि किसी ने उनको इस धंधे में धकेला है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर आर्टिकल 142 इस्तेमाल किया। आर्टिकल 142 का महत्व क्या होता है? आर्टिकल 142 का महत्व ये होता है कि जब तक हमारे देश में किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर कोई कानून नहीं है, तो जब तक कोई कानून नहीं है तब तक यहां पर आर्टिकल 142 जो है वो काम करेगा। और उसके बाद में गवर्नमेंट को सजेशन दिया जाता है कि भाई साहब आप लोग कोई कानून लेकर आए, कोई आप लोग पैनल बनाओ जिसके चलते आप लोग सजेस्ट करो कि आप लोग इस मुद्दे को कैसे लेकर चलें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि भाई साहब हमारा काम जजमेंट देने का है, हमारा काम एक तरीके से न्याय देने का है, हमारा काम जो है यहाँ पर कानून बनाने का तो कतई नहीं है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 6 वीक का यानी कि 1.5 महीने का टाइम दिया गवर्नमेंट को कि जाओ चिंता और मनन करो और आकर बताओ कि कैसे आप लोग इसको लेकर चलने वाले हो। क्योंकि यहाँ पर इंसानों के बेसिक अधिकार के बारे में बातें आती हैं कि कैसे उनको लेकर यहाँ पर चलना है। उनके खिलाफ कई सारे लोग जाते हैं यहाँ पर, अगर कोई यहाँ पर इस तरीके से प्रोस्टिट्यूट हाउस में जाता है तो वहां पर वो लगता है उसको पैसे देकर तुमने सामने वाले को खरीद लिया है, तो वहां पर एक बुरा व्यवहार वहां पर करता है, बड़ी ही गंदी तरीके से यहाँ पर ट्रीट करता है। जिस भी इंसान के साथ में जाकर वो फिजिकल रिलेशन बना रहा होता है तो वो काफी ज्यादा गलत है। एक तरीके से इंसानों को इंसानों की तरीके से ट्रीट करना है, यहाँ पर उनके भी अधिकार है, उनको एनिमल की तरीके से ट्रीट नहीं करना है। तो यहाँ पर कई बार ट्रैफिकिंग जो होती है, इमोरल जो ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट यहाँ पर इस तरीके से बोलते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर काम करना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी एडल्ट वुमेन है उसको पकड़कर यहाँ पर ले जा रहे हैं, एक तरीके से उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आप लोगों ने कई बार तो ये भी देखा होगा, जो इस तरीके से मान लीजिए वेश्यावृत्ति के धंधे में कोई अगर गया हुआ है, कोई यहाँ पर औरत गई हुई है, उसके बच्चा पैदा हो गया, कोशिश ये की जाती है अगर उसकी लड़की हो गई है बच्ची तो फिर उसको भी उसी काम में लगा दी जाए। अब ये सोचो आप लोग उसमें उसकी क्या गलती है। तो सिचुएशन कितनी बुरी है, कितनी बदतर है यहाँ पर, मतलब एक तरीके से सोच कर भी ये लगता है यार, मतलब सोचो छोटी सी बच्ची पैदा हुई है और उसको उसकी लाइफ क्या हो रही है।
तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसी को चेंज करने वाली बात है। तो कोर्ट ने यही बोला है कि सबको इसके बारे में बात करनी चाहिए और इसको मुद्दे को एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहिए और प्रोडक्टिव स्टेप लाना चाहिए। तो सोसाइटी में लोग इसके बारे में बात करें, चाहे पुलिस हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सोसाइटी हो, सेक्स वर्कर के लिए अपना बिहेवियर चेंज करें कि कैसा है बेसिकली यहाँ पर, उसको लेकर आप लोगों को चलना है। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें, जो कोर्ट के द्वारा भी बोला गया कि अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन होना चाहिए ताकि जो सेक्स वर्कर है उनके खिलाफ जो स्टिग्मा है या फिर जो भी चीज़ें हैं उनके अधिकारों के बारे में बात की जाए और सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करें यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर रिफॉर्म लेकर आना है कानून में ताकि इनकी बुरी हालत हो रखी है उसको थोड़ा सुधारा जा सके। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी इसको लेकर, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो उसको दूर करना है, क्योंकि डाउट का कोई मतलब नहीं बनता है, वो आप लोगों के नहीं होना चाहिए, खासकर अगर बात करें तो। ठीक है, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो सुनकर आप लोगों को थोड़ा सा मजा भी आएगा। बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर और वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है, इनके बीच में बिल्कुल ऐसे लड़ाई रहती है जैसे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे लड़ा करते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं मेरी पेंसिल छीन ली और मेरा पेन छीन लिया और उसने मेरा वो कर दिया, उसने मेरा किताब फाड़ दी, वो वाली चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात करूँगा। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको देखकर आप लोग समझ पाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है ममता बनर्जी जी और जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीश धनखड़। तो यहाँ पर अभी कंडीशन क्या बनी है, नॉर्मली आप लोगों ने पॉलिटी के अगर लेक्चर देखे हैं तो उसमें मैंने कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ाई हैं। जिसने लेक्चर देखा है उसको पता होगा ये चीज़ कि गवर्नर जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं स्टेट के अंदर में। पर लेकिन अगर सोचो कि वो चांसलर की पोस्ट जो है वो छीन ली जाए यहाँ पर गवर्नर से और चीफ मिनिस्टर अपने पास में ले जाए तो कैसा रहेगा। अभी यहाँ पर ऐसा ही कुछ किया गया है कई सारे राज्य में, खासकर वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसा किया गया, तमिलनाडु के अंदर ऐसा किया गया कि गवर्नर की जो चांसलर की पोस्ट है वो यहाँ पर छीन ली गई है। केरला के अंदर भी कुछ ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इसके चलते क्या हो जाता है, गवर्नर जो है वो एक तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, कि क्या क्या वहाँ पर होना है। नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर आप लोग यहाँ पर संविधान के हिसाब से चलो तो संविधान में ये लिखा हुआ है कि जो गवर्नर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से काम करना चाहिए। क्यों, रीजन उसका ये है कि क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो जनता के द्वारा इलेक्टेड बॉडी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर चलना चाहिए। ये देखो, मास्क भी जो इनके द्वारा लगाया गया है वो भी वेस्ट बंगाल का मैप उतरा हुआ उसके ऊपर। अच्छा है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में दो ऐसे कमीशन है जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एक है MM पुंची कमीशन और दूसरा है सरकारिया कमीशन। इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनको क्रोनोलॉजी में आप लोगों को लगाना है। 4 स्टेटमेंट दी गई थी यहाँ पर। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसको ARC आप लोग बोलते हैं, ठीक है, ARC यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। सेकंड 11th फाइनेंस कमीशन, पुंची कमीशन और सरकारिया कमीशन। ये पूछा गया था कि कौन सा यहाँ पर सबसे पहले आया, तो उसके बारे में बातें की जा रही थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बन जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। पुंची कमीशन जो था वो 2007 में था, ठीक है, और सरकारिया कमीशन जो था वो 1983 यानी कि 1983 में था। अगर बात करें MN पुंची कमीशन के बारे में, 2007 में कमीशन बनाया गया कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन कैसे लेकर चलने हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि MM पुंची कमीशन किसके लिए था, तो मेन फोकस था सेंटर और स्टेट के रिलेशन पे, और पूरा नाम था मदन मोहन पुंची। तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और इनके द्वारा 7 रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट की गई, बेसिकली वॉल्यूम, जिसके चलते यहाँ पर सेकंड वॉल्यूम जो था उसमें सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात की गई कि कैसे राज्य को और जो केंद्र को साथ में लेकर चलना है। तो ये बेसिक है यहाँ पर, इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर सरकारिया कमीशन लेकर आया गया जिसमें 3 मेंबर थी बॉडी यहाँ पर, और 1983 में ये बनाया गया सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर कैसे चलना है। पूरा नाम था SR सरकारिया, जो कि रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के। इनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया और इन्होंने 247 रिकमेंडेशन दी, थोड़ी ना घनी, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर इनकी रिकमेंडेशन जो है वो सारी मानी नहीं गई। तो कई सारी ऐसी रिकमेंडेशन थी यहाँ पर कि स्ट्रक्चरल चेंज लेकर आना है, जो कि यहाँ पर आज के डेट में कि देश के अंदर में खासकर गवर्नर के लिए कई सारी बातें की गई थी। यहाँ पर कई जगह तो ये बोला था कि गवर्नर, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जैसे इलेक्टेड पोस्ट होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हालांकि इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट होते हैं, ऐसे ही सेम गवर्नर के लिए भी इलेक्शन होने चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, क्या ऐसा कुछ होना चाहिए, तो उसके बारे में कई बार यहाँ पर बातें की गई। तो उसी के चलते सेंटर स्टेट की जो रिलेशन है उसको एक तरीके से ऐसे लेकर चलना चाहिए ताकि सेंटर जो है वो ऐसा काम ना करे कि स्टेट के ऊपर हावी हो गया है। उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से सेंटर जो है वो बड़ा भाई बन गया है, स्टेट को कुछ करने नहीं दे रहा है। जैसे कई बार इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में बात करते तो नेपाल ये बोलता है बार बार, ऐसा लगता है कि मैं कुछ हुई नहीं हूँ, ये बार बार इंडिया जो है मुझे अपने हिसाब से टैकल करने की कोशिश करता है। तो वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इससे रिलेटेड।
एक आर्टिकल कम से कम आप लोग याद रखना, आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 ये बोलता है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता है, तो एक तरीके से जो गवर्नर होते हैं वो उनको यहाँ पर उनकी एडवाइस पे काम करेंगे, यानी कि गवर्नर जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करेंगे। ये संविधान में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझिएगा। तो इसके बारे में आप लोगों से अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों को इसको लेकर माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं, इसको लेकर आप लोगों के माइंड में अगर जितनी क्लैरिटी रहेगी उतनी अच्छी चीज़ों को समझ पाएंगे। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा मुझे यहाँ पर, इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। फ्रंट पेज पर ही हालांकि ये आर्टिकल दे रखा है। बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं पंचायती राज सिस्टम के बारे में। मतलब अभी अगर ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए, हमारे देश में एक ऐसी पंचायत है जिसका नाम है कोतिया। कोतिया पंजाब है, आप कोटिया आप लोग बोल सकते हैं। पंचायती राज सिस्टम है जो 2 राज्यों के बीच में बढ़ती है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो ये हो गया उड़ीसा और ये हो गया आंध्र प्रदेश। तो बॉर्डर पर आप लोगों को यहाँ पर ये पर्टिकुलर पंचायत देखने को मिलेगी। यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं आंध्र प्रदेश के द्वारा भी और उड़ीसा के द्वारा भी। तो दोनों साइड से यहाँ पर अपने अपने प्रधान चुनकर लाए जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर एक औरत है 45 साल की और एक यहाँ पर बेसिकली पुरुष है जो 40 साल का, ये दोनों यहाँ पर प्रधान बने हुए हैं। तो इनके द्वारा काम को लेकर चला जाता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो बेसिकली यहाँ पर रस्साकसी रहती है इस एरिया को लेकर, फॉरेस्ट एक्ट के तहत, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस पहुंचा था, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसे हो वैसे काम करते रहो, ज़्यादा उछलने कूदने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जो है फिर पता है मेरे पास में आर्टिकल 142 है, मैं उसके तहत आप लोगों का क्या हाल करूंगा, ठीक है। तो ये साथ में बैठ गए। यहाँ पर भी 2 प्रधान आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये कोतिया जो विलेज है यहाँ पर डायरेक्ट पंचायती इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं दोनों बेसिकली राज्यों के द्वारा। तो इसी के बारे में है। तो आप लोगों से यहाँ पर कुछ बातें करूंगा पंचायती राज सिस्टम के बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और एक आर्टिकल भी है काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे बेसिकली कंट्री के अंदर में। जब यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात की तो ये पीआईबी के द्वारा कवर किया गया था, बेसिकली फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बेसिक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर करूंगा, ठीक है। डे भी देखेंगे सारी चीजें, ताकि आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे किसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। और इसके रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी हैं जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं। इससे पता चलेगा मुझे भी कितने अच्छे से आप लोगों ने आर्टिकल सुना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर भी आप लोगों को देते हुए चलना है, ओके। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट ढंग से सुनते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसने हमारे देश की चीजों को देखने की समझ चेंज कर दी। वो था पंचायती राज डे। 24 अप्रैल को पंचायती राज डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। रियलिटी में जिसको बोलते हैं ना डेमोक्रेसी, ग्राउंड लेवल पर डेमोक्रेसी क्या होती है वो यहां से निकल के आती है। इससे पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई, स्टेट गवर्नमेंट बन गई, पर रियलिटी में महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या बोला गया था कि हमारा देश जो है वो गांव में बसता है। और इसी के साथ में एक कॉन्सेप्ट दिया गया था एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा भी। उन्होंने बोला था कि प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, यानी कि जो शहरों में हम लोग फैसिलिटी दे रहे हैं ना, वही फैसिलिटी हम लोग को गांव में देनी स्टार्ट करनी है। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट था वो था हम अपने गांव को भी उस लेवल पे डेवलप करके चलें ताकि हमारे गांव में ही सारी चीजें हम लोग को मिलना स्टार्ट हो जाए। तो वो वाली चीजें हम लोग को बेसिकली दिखानी है। वो बेस्ट चीजें होती हैं कि हम लोग अपने सबसे लोअर जो एक कहते ग्राउंड लेवल पर जो एक व्यवस्था है उसको कनेक्ट करके चल रहे हैं, वहां पर उनको डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी दे रहे हैं, वहां पर हम लोग उनको अपना कैसे उनको अपना एक चीजों को लेकर चलना है वो बता रहे हैं। और उनको बोलेंगे खुद अपना डिसीजन अपने आप लो। ये नहीं कहते कि बच्चा 12th था फिर ग्रेजुएशन में पहुंच गया, बड़ा हो गया है, और उनको अपने डिसीजन खुद से लेने दो। तो पंचायत को अपने डिसीजन खुद से लेने दो, वो वाली चीज यहां से निकल कर आई। इसी को सेलिब्रेट किया था 24 अप्रैल को। तो नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया था। 2010 में पहली बार नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया गया था। एक न्यू पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया जो कि पार्ट नंबर 9 आप लोगों को देखने को मिला, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहां पर किया गया, ठीक है। तो 73rd और 74th 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वैसे आप लोग यहां पर याद सकते हैं, क्योंकि पंचायती राज डे के बारे में तो हम लोग याद कर रहे हैं, पर लेकिन म्युनिसिपैलिटी भी आया, शहर को भी ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट करने वाली एक यूनिट मिली। इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको जाकर देखेगा। और ये देखिए पार्ट 1 जो यहाँ पर लगा हुआ है ना आप लोगों का, ये इसीलिए लगाया गया आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोगों को पता चले। पॉलिटी में पूरा चैप्टर मैंने पंचायत के ऊपर यहाँ पर कवर कर रखा है, वो भी 2 पार्ट में। सुनने के बाद में अगर पंचायत से आप लोगों को कोई क्वेश्चन छूट जाए ना तो मुझे आकर बताना, ठीक है, कि हाँ सर क्वेश्चन छूट गया है, क्योंकि इस डिटेल में पढ़ा रखा है कि किताबों का इससे बाहर कुछ है ही नहीं है। अब वो अपने आप ही बनाने बैठ जाए कोई और क्वेश्चन हवा में तो अलग बात है, वो सबके छूटेंगे। पर जेन्युइनली जो बात करूं वो क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटने दूंगा, यानी कि किसी पीछे नहीं रहने दूंगा। अगर आप लोग ये लेक्चर जाकर देखोगे तो ये सारी चीज देखते हैं। 39 मिनट का ये लेक्चर है लगभग, पूरा डिटेल में यहां पर कवर किया 2 पार्ट में मैंने इसको डिटेल में, क्योंकि ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट है जैसे क्वेश्चन बनते हैं। टाइटल द पंचायत नाम दिया गया यहाँ पर 11 शेड्यूल के अंदर 29 सब्जेक्ट इसके अंदर रखे गए, जिसके चलते कैसे कैसे हमारी पंचायत जो है फंक्शन करने वाली है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया।
तो ये एक ऐसा डे है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और मैं तो आज ये बोलूंगा, मेरे लिए गिफ्ट होगा, आज पंचायती राज चैप्टर को जाकर आप लोग रिवीजन करो, ठीक है। मतलब कहने का है कि आप लोगों को एक नई चीज जानने को मिलेगी, ग्राउंड लेवल पर आप लोग कैसे पंचायत के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, वो आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। तो याद सर्च करना जाकर पंचायती राज सिस्टम बाय वीर, आप लोगों के सामने पूरा लेक्चर खुल के आएगा और फिर देखेगा आप लोगों को उसको सुनकर भी मजा आएगा, ठीक है। एक जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये आर्टिकल जो है काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर ये पंचायती सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को यहाँ पर मैं बताकर चलूंगा। यहाँ पर 3F के बारे में बात की जा रही है। 3F मतलब क्या है? हमारी कंट्री में जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज के बारे में आप लोगों को मैंने बताया। नॉर्मली एक तो पंचायती राज सिस्टम हो गया और दूसरी हो गया म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। तो पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी जो ये दो लोकल होती है, जिसको आप लोग पीएम भी बोल सकते हैं। ये दो लोकल बॉडी जो होती हैं, उनको आप लोगों को प्रॉपर में फंड देना चाहिए, उनके फंक्शन प्रॉपर होने चाहिए, यानी कि उनके लिए फंक्शनरीज प्रॉपर होनी चाहिए। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं फंड को बोलते हैं निधि, यानी कि फंड बोल दिया, इसके साथ में फंक्शन यानी कि कार्य क्या है, और फंक्शनीज यानी कि पदाधिकारी, यानी कि जो वहां पर काम करते हैं। तो उसके ऊपर अगर आप लोगों ने फोकस दिया तो ही आप लोग जाकर यहां पर इसके अंदर जान फूंक पाओगे, उनको जिंदा बना पाओगे। ये यहां पर हमारे देश में बातें करनी चाहिए। इसी के ऊपर यहां पर पीआईबी के अंदर पूरा आर्टिकल कवर किया गया और ये सारी बातें बोली हैं हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। तो समझते हैं कई सारी बातें जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो 3F को इंप्रूव करने की वहां पर बात की गई है। तो एक यहां पर इनोग्रेटिंग नेशनल स्टेक, जो यहां पर नेशनल जो बेसिकली स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस ऑन लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक लाइन लिखी हुई है यहां पर, अगर कोई पूछ ले आप लोगों से कि लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, सीधे साधा क्वेश्चन बनेगा। तो ये पंचायती राज जो मिनिस्ट्री हमारे देश में, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। और यहां पर अर्ज किया गया यूनियन गवर्नमेंट से कि वेरियर स्टेट गवर्नमेंट से, दोनों से मिलकर, कि आप लोग 3F पर फोकस करें यहां पर, ताकि जो जिला परिषद टू पंचायती राज सिस्टम है उसको हम लोग फिर से रिवाइटलाइज किया जा सके। रिवाइटल नहीं सुना आप लोगों ने? जिस तरीके से रिवाइटल खाओ और जान पाओ, ठीक है, जान मतलब एनर्जी पाओ, और इसी के साथ में रिजुमिनेट यानी कि फिर से जिंदा करो और इंपावर करो लोकल बॉडीज को। ये बातें यहां पर बोली गई। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आज की डेट में पंचायती राज मिनिस्टर कौन है हमारे देश में, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। बड़ा ही प्यारा सा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका आंसर जरूर दोगे। बाकी मैं आप लोगों से यहां पर कुछ बातें करूंगा जो कि आप लोगों को पॉइंटों में समझनी है और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं यहां पर अपनी कंट्री के जो आप लोग फादर ऑफ इंडिया बोलते हैं, फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में। और कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम सर का देखने को मिलता है। महात्मा गांधी जी के द्वारा यह बोला गया था कि अगर एक ऐसा गांव जिसमें अगर 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं, उस गांव को आप लोगों को पावर देनी चाहिए कि उस गांव के लोग जो हैं वो अपने आप से गवर्न कर सकें, अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव लेकर आ सकें और खुद पावर हो उनकी, अपने हिसाब से अपनी चीजों को वो डिसाइड कर सकें। और एक छोटे से गांव की कम्युनिटी जो है वो अपने आप सेल्फ इंपावर रहे, अपने डिसीजन अपने आप ले सके। इससे क्या होगा? इससे होगा हम लोग गांव गांव में पहुंचेंगे। अगर गांव गांव की यूनिट जो है उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया तो फिर हमारा देश जो है वो अपने आप एक अच्छा देश बन जाएगा। यही उदाहरण आप लोगों ने देखा अभी रिसेंटली कोविड-19 के टाइम पर। गांव जो है वो सामने निकल कर आए, उन्होंने अपने डिसीजन लिया। मैंने बताया था मेरे गांव में जाने के लिए मेरे गांव में जाने के लिए 3 रोड है, मतलब 3 डायरेक्शन से रोड आती है। एक तो डायरेक्ट मेरी तहसील के साथ में कनेक्ट करता है, दूसरा जो है एक रोड दूसरे गांव के थ्रू होकर आती है, और एक और रोड है वो तीसरे गांव के थ्रू होकर आती है, ठीक है। तो जो मेन रोड है वो तो तहसील के साथ में कनेक्ट हो गया, चले समझ में आता है। पर लेकिन जो 2 अलग से रोड आती है मेरे गांव में, उन 2 अलग अलग गांव वालों ने दूसरे गांव तक लोग जाने और आने के लिए गांव पर बैरिकेड लगा दिया कि वहां पर अब जो है कोई भी बाहर का इंसान जो है वो यहां से अंदर नहीं जाएगा। यानी कि कोविड-19 के चलते उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर कोई शहर से आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, वो अब गांव के अंदर एंट्री नहीं करेगा। तो इसकी वजह से मेरे गांव में जाने का बस एक रास्ता बचा, जो कि था तहसील वाला रास्ता। तो ये गांवों के लेवल पर एक तरीके से क्यों इस तरीके के स्टेप उठाए गए? क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि शहर में से कोई भी कोविड-19 के केस लेकर गांव में आए और दुनिया भर के लोग जो है वो गांव में पहुंचे। इसीलिए कोविड-19 की सेकंड लहर जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक रही, क्योंकि पहली लहर में जो गांव बच गए थे वो दूसरी लहर में गांव को अपने चपेट में लेकर चले गए, क्योंकि लोग जो हैं वो गांव में जाकर बच गए डर के मारे। जो आज तक गांव में नहीं गए थे वो भी गए, कुछ तो यहाँ पर डर के मारे गए, कुछ यहाँ पर मौका मिल गया कि चलो गांव में भी जाकर थोड़े दिन रहते हैं, ठीक है, जिनको कभी टाइम नहीं मिलता था। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग रीजन थे लोगों के, और कुछ को जॉब चली गई तो उनके लिए मजबूरी बन गया गांव में जाना। तो अलग अलग रीजन के लोग थे, अलग अलग तरीके से गए। तो उस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो गांव में भी चीजें पहुंची और गांव में पंचायती राज सिस्टम ने उसको काफी बखूबी टैकल भी किया। तो इसलिए बोला जाता है कि पंचायतों को हम लोग को इंपावर करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। तो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 नंबर पर आती है, दूसरे नंबर पर स्टेट गवर्नमेंट, तीसरे नंबर पर जो डिवीजन होता है फिर बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। एक हो गया यहाँ पर बेसिकली रूरल जो गवर्नमेंट बनती है और दूसरी अर्बन, यानी कि गांव वाली गवर्नमेंट और शहर वाली गवर्नमेंट। गांव वाली में जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनता है, ब्लॉक बनता है,
पंचायत समिति और विलेज जो आप लोगों को देखने को मिलता है उसमें ग्राम पंचायत होती है, जिसके थ्रू आप लोग प्रधान चुनते हैं। यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी और सिटी जो काउंसिल होती है, इन दोनों के लिए पॉलिटी के अंदर अलग अलग पूरा डिटेल है, मैंने आप लोगों से चैप्टर बना रखे हैं, ठीक है। अगर देखोगे तो सारी बातें आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो सिस्टम है यहाँ पर, अगर इसको हम लोग ढंग से इंप्रूव करके चल रहे हैं, इसको हम लोग ढंग से लेकर चल रहे हैं, तो सारी दिक्कतें हमारी दूर हो जाएगी। ये बातें यहाँ पर बोली गई। तो गांधी जी के विजन को इंप्लीमेंट करने की बात की गई है एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारी एक कनेक्टिंग बात है जो कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। हमारी कंट्री में जब 10th फाइनेंस कमीशन आया था, ये कौन थे इस फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आप लोग बताइएगा। उसने बोला था कि 100 रुपए पर कैपिटा पर एनम के हिसाब से यहाँ पर देने चाहिए, यानी कि हर एक इंसान जो गांव में रहता है उसके हिसाब से 100 रुपए हर एक इंसान के हिसाब से यहाँ पर बेसिकली गांव में जाने चाहिए, अगर आप लोगों को डेवलपमेंट करना चाहिए। यानी कि एक गांव में अगर 100 लोग हैं, ठीक है, उस गांव में अगर 100 रुपए पर इंसान के हिसाब से दे तो उस गांव को 10,000 रुपए मिल गए। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो उस गांव को कितना पैसा देना है, उस गांव की पॉपुलेशन के हिसाब से देना चाहिए। ये 10th फाइनेंस कमीशन ने बोला था 100 रुपए पर, लेकिन अभी फिलहाल 15th फाइनेंस कमीशन के जब दोबारा बातें बोलेगी तो ये जो रुपया बढ़कर हो गया 674 रुपए पर कैपिटा पर एनम हो गया है। एक साल की बात कर रहा हूं। तो ये अब यहां पर हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट साहब के द्वारा ये बोला गया कि ये जो पैसा जाना चाहिए डायरेक्टली ये गांव के लेवल पर पहुंचना चाहिए और इसको उसी तरीके से यहां पर लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि यहां पर एक डेवलपमेंट हो सके गांव के लेवल पर डायरेक्टली, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, इंसान जो है वो खुद से डिसीजन ले पाएगा और ज्यादा बेटर तरीके से काम यहां पर कर पाएगा। जैसे मैंने बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो सबसे पहला गोल रखा गया है वो है गरीबी, यानी कि पुअर्टी को मिटाना। दूसरा है भुखमरी को मिटाना। और ये दो चीजें अगर मिट जाए इंसान की तो उसकी हेल्थ अपने आप और पढ़ाई अपने आप अच्छी हो जाएगी। और ये तभी यहां पर जेंडर इक्वलिटी आएगी और साफ सफाई आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो स्टार्टिंग के गोल है ना, ये एक दूसरे के साथ में इतने ज्यादा कनेक्टेड है जैसे मैं और आप आपस में हम लोग कनेक्टेड है, ठीक है। उन्हें दिल से कनेक्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो 70% जो इंडिया और जो रूरल रहता है हमारे देश का जो जनता रहती है, 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर मैं बात करूं, लगभग 70% यानी कि 68.84% लोग आज की डेट में भी गांव में रहते हैं। तो अगर गांव हम लोगों ने सस्टेनेबल बना दिया, सस्टेनेबल मतलब इतना सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं उसको इस तरीके से यूज करना है ताकि हम तो यूज करें इंजॉयमेंट के साथ में, आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ छोड़कर जाएं। तो वो वाली चीजें आप लोगों को यहां पर देखनी पड़ेगी। तो पंचायती लेवल पर इस तरीके से आप लोगों को काम करना पड़ेगा और उसी को फोकस देकर चलने की बात यहां पर की जा रही है। तो बिगेस्ट जो गोल यहां पर है, एक तरीके से कंट्री को पोवर्टी फ्री बनाना, यानी कि गरीबी हटानी है। जो अभी आप लोगों ने देखा कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था कि गांव में ज्यादा गरीब लोग रहते हैं एज कंपेयर टू शहरों के, ये बातें मैंने बताई थी। और ये बड़ी फेवरेट स्टेटमेंट बन जाएगी यूपीएससी की जब आप लोग क्वेश्चन देखोगे। यूपीएससी हमेशा आप लोगों से एनालिटिकल क्वेश्चन पूछती है कि आप लोग सोचते कैसे हो, आप लोग गांव से आ रहे हो, इंटरव्यू में जाकर बैठ गए, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। गांव के बारे में कितना समझते हो आप लोग, देखे तो सही, या वैसे ही चिल्लाते हैं हम लोग गांव से रहते हैं। तो गांव के बारे में रहने का मतलब नहीं कि गांव से रहते हैं, पता भी होना चाहिए गांव में चल क्या रहा है और देश में गांव की क्या व्यवस्था है, क्योंकि आप लोग को आगे चलकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है। तो अगर आप लोग वही नहीं समझ पाओगे तो गांव में रहने का मतलब क्या हो गया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने का क्या मतलब हो गया। तो आप लोग को जागरूक भी रहना है, ये मांगता है यूपीएससी आप लोगों से बेसिक इंफॉर्मेशन। तो गरीबी कैसे मिटानी है, तो बेसिकली वही एक बात है कि अगर आप लोग उनको डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी देगो, उनको पीने का पानी मिलना चाहिए, अपने आप से वो इंप्लीमेंट जनरेट कर सकें, प्रॉपर वे में ऐसा ढांचा बना सकें, और खासकर गर्ल्स के ऊपर भी और बॉयज के ऊपर भी जो यंग जनरेशन होती है उनको एजुकेशन के ऊपर फोकस देना है। एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसको हम लोग काफी हद तक लोगों तक पहुंचाकर उनको इंपावर कर सकते हैं। और अगर आप लोग फ्री में एजुकेशन किसी को नहीं दे सकते तो कम से कम अफोर्डेबल एजुकेशन बना दो, ताकि लोग जो है ज्यादा पैसा न पे करने वाले भी उनको बेसिकली उस एजुकेशन को ले सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्री में अगर एक तरीके से चीजें दी गई तो किसी न किसी के टैक्स की मनी होगी यहाँ पर, और फ्री में अगर किसी को दे दी तो उससे कई बार ये लगता है कि इंसान जो है मिल गई इसको यूज ही नहीं कर रहा। जैसे किताबें कईयों को फ्री में मिल गई, ठीक है, खोल के ही नहीं देख रहे हैं, ठीक है, पर लेकिन वही किताब अगर खरीद कर लेकर आता 500-600 रुपए लगाकर, तो इंसान बैठ कर उसको पढ़ता, क्यों, क्योंकि उसमें पैसा लगा रखा है। सेम पानी के साथ में आप लोग देखते हैं, इसीलिए बार बार बोला था कि इन चीजों के ऊपर इस तरीके से लोगों को प्रोवाइड कराना है ताकि उनको लगे खाना देना है लोगों को। अगर वो 50 रुपए की थाली आती है, 50 रुपए अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो 5 रुपए की दो, पर लेकिन उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए कि वो थाली जब खरीदेगा इंसान तो बोलेगा कि अपने पैसे देकर खरीदिए, तो उसको खाएगा, उसको पचाएगा भी, उसकी बॉडी पे भी लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कोई खैरात में दे रहा है उसको। तो ये होता है बेसिकली, और लोगों को इसीलिए बोलते हैं। अगर मॉडल की बात करें, जब यहां पर सिंगापुर के अंदर ये बोला गया, एक स्टडी की गई, मैं बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टडी है। सिंगापुर के अंदर ये बोला गया क्या लोगों को मिनिमम बेसिक इनकम देनी चाहिए, क्यों कुछ ना करे बस उनको इनकम मिलती रहे, तो मैक्सिमम लोगों ने मना कर दिया लेने से। रीजन पता है क्या था, उस पे यहां पर ये दिख रहा था कि वो एक तरीके से खैरात में बांटी गई चीज थी। लोग काम करना छोड़ देंगे, अभी लोग पेट के लिए कमाते हैं, तो कम से कम इतना करना चाहिए कि लोगों को इनकम न देकर आप लोग डायरेक्ट उनको जॉब दो, ताकि वो अपने आप कमाकर अपने आप खाएं भी और आप लोगों को टैक्स भी दे।
तो पहले वाला सही है कि फ्री में दे दो उनको, या फिर दूसरे वाला ज्यादा बेटर है कि उनको अफोर्डेबल बनाओ और उनको काम दो ताकि वो अपने आप खरीद सके और अपने आप पे कर सके। हमारे देश में किसानों के साथ में क्या करते हैं, उनको फ्री में लोन बांटते रहते हैं, पर लेकिन उनकी फसल का दाम उनको नहीं देते हैं। उनको एग्रीकल्चर में जो सिंचाई चाहिए वो उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती है, उनको जो बीज चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है। क्या कर दिया, बस पॉलिटिशियन हमारे देश में जब भी इलेक्शन आते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो आते ही सबसे पहले बोला किसानों का लोन माफ कर दो। ठीक है, पता है अच्छी खासी वोट मिल जाएगी, पर लेकिन हम लोग सीधे हैं ना, हम लोग ये चीज समझते नहीं कि वो कहां खेल रहा है। हमारे ही पैसे हम ही को दे रहा है, हमारे टैक्स पेयर की मनी अपनी जेब से तो लाने, कोई पॉलिटिशियन के घर में थोड़ी पैसे छापने की मशीन लगी हुई है, हमारा ही पैसा हमको दे रहा है और हमको ही हमारे से वोट ले रहा है, ये बोलकर कि तुमको फ्री में दे रहे हैं। तुम कौन भाई पैसे के, तुम ऐसे कहां से पैसे लेकर आ रहे हो, हमारी पैसा फ्री में कहां से दे रहे हो, तुम जनता का टैक्स की मनी है ना। और आप लोगों को लगता है आप लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, तो जो इंटरनेट से आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं ना, ये मोबाइल भी आप लोगों ने रिचार्ज किया, इसके ऊपर भी टैक्स दे रखा है आप लोगों ने। ठीक है, एक एक चीज के ऊपर आप लोग टैक्स पे करते हो, तो फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पर, बस आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि हाँ आप लोग फ्री में देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो हमेशा कहीं ना कहीं से आप लोगों से चीजें जो है वो वसूलने की कोशिश की जाती है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप लोग बोलने लगो सर फ्री में लेक्चर है आप लोग वही बात आती है, बार एक बच्चा कह रहा है सर बोलते तो आप फ्री में लेक्चर दे रहे हैं, ये भी फ्री में नहीं है यार, ये कॉस्ट है इस लेक्चर की बहुत बड़ी, बस मैं आप लोगों से अपनी कॉस्ट नहीं ले रहा हूं। ठीक है, मैंने अपनी कॉस्ट फ्री कर रखी है, ये लेक्चर फ्री में नहीं है, क्योंकि अगर यही लेक्चर कोई और पढ़ा रहा होता वो पैसे ले रहा होता। तो यहां पर उसको फ्री में मत सोचो, ये सोचो कि बहुत अच्छी चीज आप लोगों को मिल रही है, लागत नहीं देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब फ्री में मत समझो, उसको समझो बहुत महंगी चीज आप लोगों को मिल गई है। इस तरीके से देखो ना, आप लोगों को उसको एंजॉय करने में मजा आएगा। आप लोग सोचो कोई किसी ने आप लोगों को डायमंड दे दिया और बोलो कि ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है, तो ये कहोगे कि डायमंड फ्री का है, फ्री का नहीं, डायमंड कीमत है भाई साहब उसकी करोड़ों रुपए। तो उस तरीके से उस चीज को देखो, लेक्चर को ये मत देखो लेक्चर फ्री के, ये देखो कितनी कीमती चीज आप लोगों को दे रखी है, एज ए गिफ्ट है आप लोगों के लिए, इट्स नॉट फ्री। ठीक है, फ्री का मतलब हो गया कि हाँ बस खैरात में मिल गया ऐसे, और कोई कहीं भी उठा के फेंक रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको आप लोग को समझना पड़ेगा, उससे आप लोग चीजों की अहमियत समझ पाओगे। माँ बाप का प्यार फ्री में मिल रहा है, फ्री में है वो भाई साहब, जैसे तैसे अपना जिगर काट कर जिंदगी कैसे कैसे कर वो आप लोग को चीजें प्रोवाइड कराते हैं। आप लोग बोल रहे हो फ्री में मिल रही है मम्मी पापा की चीजें, फ्री में नहीं है, उन्होंने अपनी जिंदगी गवा दी उसके पीछे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आप लोगों को उसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से लेकर चल पाओगे। तो यही बातें मैं आप लोगों के साथ में बोलना चाह रहा हूं, यहां पर चीजें कनेक्ट करनी है, तो लोगों को उस तरीके से उनके पैरों पर खड़ा करो ताकि वो अपने आप से चीजों को समझ सके, और आप लोग उनसे यहां पर एक तरीके से देश को डेवलपमेंट की ओर भी लेकर चल सको, ना कि फ्री में इस तरीके की चीजें प्रोवाइड कराना। ठीक है, आप लोगों की क्या रहे इसके बारे में जरूर बताइएगा। अब ये जो बात बोली गई इनके द्वारा, ये हार्ट टचिंग बात है। यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि अभी अगर पंचायत लेवल पर आप लोग जाकर काम करोगे, 31.6 लाख लोग जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है गांव वाले एरिया में, जो भी यहां पर लोग जो इलेक्टेड होकर आए हैं रूरल वाले एरिया में, गांव वाले एरिया में 46% वहां पर आप लोग को वुमेन देखने को मिलेगी। ये अलग बात है कि वहां पर गांव में प्रधान होता है बेसिकली महिला, उसके हस्बैंड जो होते हैं वो चला रहे होते हैं, पर लेकिन फिर भी उनके नाम पर काम हो रहा है, तो वहां से एक जागरूकता बढ़ रही है, और कई सारी जगह महिला अच्छा काम भी कर रही है। कई सारी ऐसी प्रधान भी आप लोगों ने देखी होगी जो पढ़ी लिखी लड़कियां प्रधान बन रही हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके से डेवलपमेंट भी लेकर आ रही है ग्राउंड लेवल पर। तो जो गांव वाले एरिया में यहाँ पर वुमेन इंपावरमेंट का ये एक नया काम स्टार्ट किया है, ये आगे चलकर सेंट्रल स्टेट में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये भी काफी बड़ी बात है। तो इसी के चलते यहाँ पर एक लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो इसके चलते आने वाले टाइम में हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कर पाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट जो कि सबको इंक्लूड करके चले, यानी कि ना कि एक अकेले इंसान का डेवलपमेंट हो रहा है, सबका डेवलपमेंट हो रहा है, आप लोग यहां से ऐसा बोल सकते हैं। तो इसके चलते जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो मैंने अभी आप लोगों को बताए थे, उनमें गरीबी को मिटाना है, हेल्थ को रखना है, बच्चों के लिए अच्छी सोसाइटी बनानी है, एक ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, गांव को भी अच्छे लेवल पर डेवलपमेंट हम लोग को करना है, वो सारी चीजें हम लोग कर पाएंगे, और यही काम हम लोगों को करना है, इसी के ऊपर फोकस देकर यहां पर चलना है। ठीक है, वैसे अगर पंचायती राज सिस्टम इवोल्व कैसे हुआ, तो बलवंत राय मेहता कमेटी आप लोग को पता होना चाहिए, इसने बोला था थर्ड टायर सिस्टम होना चाहिए, और यहीं से थर्ड टायर सिस्टम हमारे देश में निकल कर आया था पंचायती राज सिस्टम का। अशोक मेहता कमेटी के बारे में बात करें तो इन्होंने बोला 2 टायर सिस्टम, जीवी राव कमेटी और इसी के साथ में LM सिंघवी कमेटी, इनके द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है LM सिंघवी कमेटी के द्वारा बोला गया कि संवैधानिक रिकॉग्निशन दो पंचायत को अगर ढंग से इंप्लीमेंट करना है, तो संविधान के अंदर पंचायत को आप लोगों को लिख के चलना है। आप लोगों को ये बातें सुनने में थोड़ा सा लग रहा होगा कौन सी बड़ी बात बोल दी, लेकिन सोच के देखो, अगर आप लोगों को संविधान के अंदर में किसी चीज को लिखना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है, और उसी संविधान में संशोधन करके जब आप लोग चीजों को लेकर आते हो, तो आज की डेट में जो गवर्नमेंट है अगर वो चेंज हो जाती है, कल को कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है, तो वो गवर्नमेंट जो है उस चीज को चेंज नहीं कर पाएगी, वो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा 1000 बार उस चीज को चेंज करने के लिए। तो यहां से एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हो कि कितनी बड़ी बात यहां पर ये होती है। तो ओरिजिनली हमारे संविधान में पंचायतें नहीं थी, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बाद में हमारे संविधान में पंचायती राज सिस्टम को इंक्लूड किया गया है, बाद में हमारे संविधान में पंचायती राज सिस्टम को लाया गया है, अलग अलग तरीके से आप लोग यहां पर इसको देख पा रहे हैं।
तो पंचायती राज सिस्टम जो है वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अलग अलग जो हमारे देश में गवर्नमेंट थी उनके द्वारा यहाँ पर रोल प्ले किया गया, जैसे राजीव गांधी जी, वीपी जो सिंह जी थे, इसी के साथ में नरसिम्हा राव जी थे। अलग अलग बिल यहाँ पर लाए गए, तब जाकर यहाँ पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आया गया 1992 में, और फिर 24 अप्रैल 1993 में पंचायत हमारे देश में आई, जहां से हम लोगों ने पंचायती राज डे के बारे में यहाँ पर बात की है। तो ये इंपॉर्टेंट जो डे होता है वो यहाँ से निकाल कर लाया गया, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों से बात की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, तो ये बेसिक चीजें भी मैंने यहाँ पर डाल दी है। हालांकि ये पूरा लेक्चर है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, ये उसी लेक्चर की क्लिप है जो मैंने आप लोगों को देखने के लिए बोला है, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आप लोगों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिकल 40, ये याद रखिएगा कि हमारे देश में पंचायत होनी चाहिए, ये बोल दिया गया था संविधान के अंदर में, यानी कि एक तरीके से विलेज पंचायत होनी चाहिए हमारे देश में, ये संविधान के अंदर बोला तो गया था पर लेकिन लिखी नहीं थी। उन्होंने आने वाली गवर्नमेंट को काम दे दिया कि सारा काम हम ही करके जाएंगे, तो तुम लोग क्या करोगे। ये बिल्कुल वही बात है, मैं आप लोग को पढ़ा के चला गया, आप लोग बैठ कर रिवीजन करो। आप लोग चाहते भी हो कि पेपर में ही दे गया हूं, तो फिर आप लोग क्या करोगे, ठीक है। फिर तो जॉब की सैलरी में ही लूंगा सारी, ठीक है, क्योंकि मैं ही पेपर दे के आ रहा हूँ ना, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, सारे काम मैं ही कर रहा हूँ, तो फिर सैलरी तो मुझे मिलेगी ना सारी वो, ठीक है। फिर मैं अपने हिसाब से मैं सबको सैलरी दूंगा, जिसको एक तरीके से पढ़ना है उसकी फीस भरूंगा मैं, आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। मैं इंजॉय करूंगा सैलरी को अपने हिसाब से। तो कहने का मतलब ये संविधान बनाने वालों का, यह संविधान हम लोग बना रहे हैं, इतनी बड़ी सौगात आप लोग को दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग भी देखो आप लोग क्या कर सकते हो। तो वो चीजें यहाँ से निकल कर आई। तो 11th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये ऐड किया गया, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखना है। 29 सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और ये आर्टिकल मैंने आप लोग को बताई दिए सारे, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट था यहाँ पर ये जो आर्टिकल 40, क्योंकि आप लोग को पता है पार्ट 4 के अंदर में यहाँ पर ये सारी चीजें रखी गई हैं। और पार्ट 4 आर्टिकल पार्ट 3 के बारे में आप लोग को बताया, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ये तो आप लोग रट चुके हो। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जो आप लोग को देखने को मिलती है, ये डीपीएसपी आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप लोग बोलते हो। तो यहां से हम लोगों ने ये चीजें निकाल कर लेकर आए, जो कि आप लोग समझ सकते हो आज के में शानदार तरीके से अपना काम कर रही है। इतनी बात मैंने आप लोगों को जब पढ़ाई दी है, तो आप लोगों से एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, हमारे देश में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम जो है वो किस राज्य में इंप्लीमेंट किया गया, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है। बाकी कुछ फीचर भी मैंने यहाँ पर डाल दिए, जो 3 टायर सिस्टम है, यहाँ पर क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फीचर्स हैं, थोड़ा इसको देख लेना। ज्यादा मतलब एक तरीके से घुसना तो नहीं है, पर हाँ एक हल्का हल्का सा ओवरव्यू आप लोगों को होना चाहिए। ये तो बताना है कहाँ पर पंचायती राज सिस्टम पहला कौन सा था और दूसरा कौन सा था। ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को आंसर देने हैं। कौन सी कमेटी थी जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की गई है यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, अभी डिस्कस किया है जस्ट 1 मिनट पहले, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग को आंसर देना है। तो देखता हूं कौन सही आंसर इसका देता है, ठीक है, बताइए। पंचायती राज सिस्टम को यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, या फिर जीवी राव कमेटी, या फिर LM सिंघवी कमेटी। सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है, बताइए क्या है सही आंसर। सही आंसर यहाँ पर डी, जो कि आप लोग रखना है यहाँ पर LM सिंघवी कमेटी, यहाँ पर जिसके द्वारा बोला गया था कि पंचायत को संवैधानिक स्टेटस यहाँ पर दे देना चाहिए, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1993 में कि हमारी कंट्री में पंचायत राज सिस्टम होना चाहिए। तो कहां से निकाल कर लेकर आए थे इसको, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44 या आर्टिकल 55। सही आंसर क्या है यहाँ पर, इसको आप लोगों को मैंने भी बताया यहाँ पर कि आर्टिकल 40 जो है वो यहाँ से निकाल कर लेकर आए। तो पूरा आर्टिकल जो है वो काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया, काफी अच्छे से सारी एक एक पॉइंट बता दिया। ये समझ के चलो कि एक पंचायती राज सिस्टम का चैप्टर लगभग आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। तो ये मेरा बेसिक पर्पज भी था कि मैंने कहा इस तरीके से थोड़ा पढ़ाया जाए इसको, ताकि कोई आप लोगों से कल को इंटरव्यू या पूछ ले तो आप लोग उसके सामने कंफ्यूज आओगे नहीं, आप लोग धड़ाधड़ से बोलोगे क्या ये है भाई साहब, इसकी ये चीजें, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये पीआईबी का आर्टिकल है, और यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया फिनक्लुवेशन। अगर शब्द आप लोगों को देखने को मिले तो लगेगा यार पता नहीं क्या एक नया शब्द आ गया जो कि पहली बार सुना है, पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर एक तरीके से ये फाइनेंशियल इंक्लूजन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं एक तरीके से, यानी कि एक तरीके से जो ऐसी कंपनी है जैसे कि आज के में फिनटेक जो स्टार्टअप है, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले जो स्टार्टअप है। फिनटेक का मतलब क्या होता है, ये अभी एक बच्चा जो था वो बेसिकली पेपर देने इंटरव्यू देने गया था, बेसिकली IBPS का था शायद आई थिंक, या फिर मतलब कोई सा बैंक का कोई इंटरव्यू था या SBI PO का या फिर किसका, उसने बोला था, उसका मेल आया था मुझे कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया जो आपने बताया था एक बार, जो ये था फिनटेक के बारे में आपने बात की थी, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो ये बेसिकली आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन कहीं भी बन जाते हैं जिस भी एरिया का आप लोग पेपर देने जाते हैं। मैं करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ाता हूँ, बैंकिंग में क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी करें, स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, करंट अफेयर रहता है, और वो बैकग्राउंड के साथ में पढ़ाता हूँ आप लोगों को, स्टैटिक प्लस करंट का मिक्सचर। तो क्वेश्चन कहीं पर भी बन सकता है, तो उसको उस तरीके से देखा करो, ठीक है।
तो व्हाट इज फिनटेक, जहां फाइनेंशियल और जो टेक्नोलॉजी का मिक्सचर होता है उसको फिनटेक बोलते हैं, ठीक है। तो फिनटेक जो है अगर आप लोग बात करें यहाँ पर, तो एक तरीके से एक जो आज के में सबसे बड़ा सिस्टम है कि हम लोग को अपने देश में इस तरीके की चीजों को लेकर चलना है ताकि हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकें। और फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, उस इंसान का भी अकाउंट लेकर आना है बैंक के अंदर में, उस इंसान को भी बैंकिंग सिस्टम की फैसिलिटी देनी है जो कि विश्व तक नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे कोई भी अगर आप इसके लिए बात कर लो, सिर्फ जैसे आप फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये क्या है, ये एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो ये इसके उदाहरण हो गए जो कि आज की डेट में आप लोग अपने सामने रख सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पेमेंट सिस्टम, एक्सचेंज, रिसर्च, डिजिटल मनी, ऑनलाइन बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, क्राउड फंडिंग, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये हमारे देश में भी इंप्लीमेंट की जा रही है और ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर इनका काफी हद तक यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ये यहां पर करने की बात की जा रही है। तो अपनी जो 75वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है, इंडियन इंडिपेंडेंट जो यहां पर एक तरीके से ऑनगोइंग आजादी का जो महोत्सव यहां पर सेलिब्रेट करें, उसके साथ में इंडियन पोस्ट जो यहां पर पेमेंट बैंक है, यानी कि अभी यहां पर हमारी आजादी की जो हम लोग 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके चलते इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जिसको IPPB आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा 100% गवर्नमेंट ओन, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू यहां पर, ताकि जो आज के डेट में फिनक्लूजन किया जा सके, खासकर फिनटेक जो रिसर्च कंपनी है, स्टार्टअप है, उनको मिलकर काम कराया जा सके फाइनेंशियल इंक्लूजन का, यानी कि लोगों के हाथ में व्यापार पहुंच सके। यानी कि अब जो है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ये काम करेगी कि जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं वो स्टार्टअप यहां पर कर सके, उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। यहां पर आज की डेट में दुनिया भर के कस्टमर, इसके लगभग 430 मिलियन के करीब कस्टमर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ में हमारी कंट्री में लाखों पोस्ट ऑफिस इंप्लॉय भी हैं आज के डेट में। अगर वो काम करने स्टार्ट करेंगे तो ग्राउंड लेवल पर हम लोग पहुंचा सकते हैं। एक तो लोगों को क्रेडिट की जरूरत काफी ज्यादा होती है, कोई फोन खरीद रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई घर बना रहा है, तो एक तरीके से लोन लेता है। डिजिटलाइजेशन अगर उनके हाथ में पहुंच रहा है, यानी कि ऐप के थ्रू आप लोग बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड करा रहे हैं, मार्केट सोल्यूशन आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, कैसे इंसान को चीजें चाहिए, तो इसके थ्रू लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है और लोगों को जॉब भी मिल रही है। तो ये काफी एक अच्छा सिस्टम है जिसका हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये ओनली बैंकिंग सिस्टम के बारे में नहीं बोल सकते, हमारी कंट्री के जो आज के डेट में रेलवे मिनिस्टर हैं यहाँ पर अश्वनी जो वैष्णव जी, उनके द्वारा भी ये बातें बोलेगी कि इसका यूज काफी शानदार तरीके से किया जा रहा है और आज के डेट में इनोवेटिव वे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यूपीआई और आधार का कनेक्शन, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में ऑलरेडी बैंक अकाउंट हम लोग ऑनलाइन खोल सकते हैं, इंश्योरेंस, सेविंग, सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, कुछ भी आप लोग कहीं से कहीं पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फिनक्लूजन जो है ये एक तरीका स्टेप है जो कि हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रीज है, जो आज कोई इनिशिएटिव लेकर चल रहा है, एक पावरफुल प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जा रही है स्टार्टअप कम्युनिटीज के लिए, ताकि कॉम्बिनेशन देखने को मिल सके यहाँ पर हमारी कंट्री में। जो IPPB जो बैंक है वो बेसिकली यहाँ पर काम करेंगे और मिनिस्ट्री का पार्टिसिपेशन है, डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हैं, अपने देश के सिटीजन को हेल्प पहुंचाने के लिए। तो ये काफी बड़ा एक काम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। आप लोगों को अगर थोड़ा सा याद होगा यहाँ पर जो मैं बैंक के बारे में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ये जो बैंक है जिसको आप लोग यहाँ पर IPPB बोल रहे हैं, यानी कि इंडियन पोस्ट बैंक, जो हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया था, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बेसिकली इसको बोलते हैं। 2018 में यहाँ पर हम लोगों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और 100% जो इक्विटी है ना यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके तहत लगभग 4 लाख के करीब पोस्टमैन आज के डेट में काम करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये सारा सिस्टम गवर्न किया था ताकि लोगों को बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये काफी आसान तरीका था कि हम लोगों ने पोस्ट जो सिस्टम है, जिसके थ्रू आप लोग चिट्ठी तो भेजते नहीं है, कबूतर आ चिट्ठी लेकर आ, वो चीजें तो अब देखने को मिलती नहीं है। तो अब सिस्टम ये हो गया कि हम लोग क्यों ना इसके थ्रू अपने देश में डिजिटल सिस्टम के थ्रू चीजों को आगे लेकर चल सके, और यहाँ पर हम लोगों ने बैंकिंग सिस्टम के साथ में इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये चीजें हमारे देश में लाई गई, इसलिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आप लोग को देखने को मिली, स्टार्टअप इंडिया स्कीम आप लोगों के सामने निकल कर आई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा हो गया, अटल पेंशन योजना, ये सारी जो चीजें यहाँ से निकाल कर ला रखी है ना, ये इसी के थ्रू आप लोगों को निकाल कर लेकर आ रखी है। ठीक है, तो इसके चलते आप लोग इसको समझ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कल को चलकर क्वेश्चन ही पूछे तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। ये जो भी बातें बोली हैं ये सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो भी मैंने बोला, क्रेडिट, डिजिटलाइजेशन और मार्केट लेड सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नई अपॉर्चुनिटी, ये सब चीजें ट्रेडिशनल जो फेलियर हो जाता है उससे अब हम लोग ऊपर उठ सकेंगे। इंडियन पोस्ट बैंक के बारे में बता दी, और ये सारी वो स्कीम है जो कि आप लोग यहाँ पर बेसिकली इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। यहाँ पर अगर बात की जा रही है विद रेफरेंस टू इंडिया, जो कंसिडर आप लोगों को करना है, नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक हुआ, इसी के साथ में फॉर्मेशन ऑफ द रीजनल रूरल बैंक हुआ, इसी के साथ में अडॉप्शन ऑफ द विलेजेस बाय द बैंकिंग ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर इसका क्या है, बेसिकली बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द स्टेप टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कौन सा है? नेशनलाइजेशन बैंक किया, किसके लिए किया गया? ताकि गरीब लोगों के हाथ में बैंक पहुंच सके, उसके लिए किया गया, तो ये सही बात है।
इस तरीके से यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक बनाए ताकि गांव में भी बैंकिंग सिस्टम पहुंच सके, तो इसलिए यहाँ पर बनाए गए। एडेप्शन किया गया यहाँ पर विलेज का, एक तरीके से बैंक का विलेज के द्वारा, मतलब सॉरी बैंक के द्वारा गांव का, यानी कि एक बैंक जो है वो गांव ने गोद ले लिया। तो इसका बात समझ सकते हैं, उल्टा बोल दिया, एक बैंक ने जो है एक गांव गोद ले लिया, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो बैंक शाखाओं के द्वारा गांव को गोद लेना अपनाना। यूपीएससी में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी रिलेवेंट है, इतना ही अगर आप लोग देखते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या हो गया? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सबको इंक्लूड करके चल रहे हैं, तो आंसर इसका डी हो गया। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में अगर बात करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पर लॉन्च किया गया था पीएम के द्वारा, किस ईयर में यहाँ पर ये लॉन्च किया गया? तो ये भी मैंने आप लोगों को पूरे डिटेल में यहाँ पर पढ़ाया, तो बिल्कुल एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर 2018 में इसको लॉन्च किया गया, तो आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर बात की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किया था। अभी फिलहाल क्या हुआ है, हमारी कंट्री में आप लोगों से देखने को मिला एक इशू बन गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारे इशू सामने निकल कर आ गए। यानी कि हमारी कंट्री में जो पॉलिटिकल लीडर थे उनके द्वारा कुछ कमेंट किए गए, तो सारी ओआईसी कंट्री जो है उनको मिर्ची लग गई यहाँ पर। खासकर पाकिस्तान ने यहाँ पर मुद्दा जो है काफ़ी धड़ल्ले से उठाया। तो एम वेंकैया नायडू जो है यहाँ पर, वो बेसिकली यहाँ पर अभी विजिट पर है, तो ओआईसी कंट्री के साथ में यहाँ पर रिलेशन को अच्छे करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करेंगे ताकि चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ पाएं आखिर ओआईसी कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पर ये कई सारी कंट्री जिससे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें खरीद कर लेकर आते हैं, खासकर एनर्जी। तो गल्फ जो रीजन है उससे हम लोग काफ़ी सारे तेल वगैरह खरीदते हैं, काफ़ी सारा व्यापार हमारा होता है। ऑयल के लिए काफ़ी सारी डिपेंडेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, खासकर सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, जिससे काफ़ी तेल हम लोग अपने देश के लिए खरीद कर लेकर आते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो गल्फ एरिया है यहाँ पर, इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर जो कंट्री हैं जिनके बारे में बात करें, तो इनको जो इंडिया के जो खासकर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, खासकर हमारी कंट्री के लोग वहाँ पर रहते हैं उसके बारे में बात करें, रेमिटेंस के बारे में बात करें, तो ये देश हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हम लोग को मिलता है, तो यहाँ पर ये कंट्री काफ़ी बड़ा रोल प्ले इसके बारे में करती है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा एक आर्टिकल भी डिस्कस किया गया था आप लोगों के साथ में, ये इंडियन एक्सप्रेस का है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर कई सारी बातें जानने को मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में, जिससे कि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और ऑर्गेनाइजेशन से 10 क्वेश्चन आए अब की बार आप लोग एग्जाम में, आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो इस तरीके से आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे ताकि सारी ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर होती चलती रहे, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो आप लोगों को कंफर्टेबल लगे। तो बिल्कुल उस तरीके से सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर कर माइंड में चलना है, ठीक है। अब हंसना मत, हंसना मना है, क्योंकि आर्टिकल के अंदर हंसी बहुत आएगी आप लोगों को, क्योंकि हंसी क्योंकि हरकतें ऐसी हैं कुछ पड़ोसियों की, तो उसके बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे जीएस पेपर 2 के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का बन जाता है। बेसिकली जब यहाँ पर बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन जो इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसको इस्लामिक सहयोग संगठन हिंदी में बोलते हैं, ये ठेका लेता है कि मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां पर भी मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी देखरेख करूंगा और उनका ध्यान रखूंगा। उनके हित को अगर कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो हम लोग वहां पर जाकर अपनी आवाज, अपनी वॉल्यूम जो है वो बढ़ा देंगे। पर लेकिन ये इसकी जो हरकतें हैं वो आप लोग को अलग तरीके की देखने को मिलेंगी। तो ये पूरा आर्टिकल जो था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर यहाँ पर कवर किया गया, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सोर्स भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, जिससे कि आप लोग ये बोलते हैं ना सर कहां से उठाते हो ये आर्टिकल, तो आप लोगों को पता चलता रहे इसके बारे में, ठीक है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। तो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है, ये ओआईसी जो है ये ठेका लेता है कि मुस्लिम कम्युनिटी का मुझे ध्यान रखना है, पर लेकिन इसका ये जो ठेका है ये एक अलग डायरेक्शन में चलता है। यानी कि खासकर अगर बात करें, पाकिस्तान क्या करेगा, हमेशा जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा उठाएगा। उसको ये लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो मुस्लिम है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पर लेकिन यही पाकिस्तान जो है ये कभी भी चाइना के अंदर जिंगजियान वाले कम्युनिटी का रीजन नहीं उठाएगा, जहां पर उनको मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, उनकी एथनिक क्लींजिंग की जा रही है, ठीक है, वहां पर एक तरीके से नरसंहार किया जा रहा है, उसके बारे में पाकिस्तान कभी नहीं बोलेगा। तो ये दोगलापन आप लोग यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का देखने को मिलता है जब भी ऐसी हरकतें यहाँ पर निकल कर आती हैं। तो ये मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि उनके लोगों के बारे में, ठीक है। तो लोग तो सारी जगह के प्यारे स्वीट होते हैं, जैसे हमें ऐसे वो हैं यार, आखिर है तो है, कई सारे ऐसे ना हमारी ही तो पार्ट है एक तरीके से, तो अलग कैसे होंगे। पर लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर कई बार उल्टी सीधी हरकतें ज्यादा कर जाती है। तो अभी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, उन्होंने बात की कि यार कुछ चीजें सुधारते हैं। तो सुधारते क्या है कि अफगानिस्तान में सिचुएशन को सुधारते हैं। क्यों? क्योंकि लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ पर, और सर्दी आ रही है, तो अब वहां पर मतलब ठंड से भी मरेंगे, तो इसके चलते जरूरी है चीजों को सुधारना। तो यहाँ पर काफी अगर बात करें यहाँ पर, तो बिगेस्ट मेजर कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान, जब से यहाँ पर यूएसए ने निकला है यहाँ पर, तब से ये माना जा रहा है कि सबसे बड़ी अफगानिस्तान के मुद्दे पर कॉन्फ्रेंस है, जिसमें सारी मुस्लिम कंट्री मिलकर साथ में आ गए, तो मिलकर इकट्ठे हो गए और इन मुद्दों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे, ठीक है।
सनी देओल की मूवी देखिए गदर, जो कहता है ना कि तुमसे ज्यादा मुसलमान तो हमारे हिंदुस्तान में, तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? तो डायलॉग मुझे बड़ा प्यारा लगता है। उसका रीजन ये है क्योंकि एक रिलीजन के नाम पर लोगों को भड़काना और ऐसी हरकतें करना वो बिल्कुल एक घटिया पॉलिसी होती है, और पाकिस्तान हमेशा उसी पॉलिसी के ऊपर खेलता हुआ नजर आता है। क्योंकि अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग देखोगे सबसे ज्यादा मुसलमान कहां पर हैं, वो है इंडोनेशिया के अंदर, तो 12% के करीब आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को यहां पर अगर मैप में भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता चलूं तो आप लोग समझ पाएंगे कि कहां पर है बेसिकली इंडोनेशिया वगैरह। तो एक मिनट आप लोग देखिएगा यहां पर, तो यहां पर अभी आप लोग देखिएगा इंडोनेशिया एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, तो ये हो गया यहां पर इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया में ये माना था कि सबसे ज्यादा मुस्लिम है ऑल ओवर वर्ल्ड में, अगर आप लोग बात करेंगे। दूसरे नंबर पर जो बात की जाती है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी पाकिस्तान के अंदर, तो मैप में दिखाने की जरूरत नहीं है, पता है ना कहां पर है। तीसरे नंबर पर आप लोगों को अपनी प्यारी कंट्री है यहां पर, तो यहां पर आप लोगों को लगभग 11% के करीब मुस्लिम देखने को मिलेंगे। यानी कि जितने पाकिस्तान के अंदर है उससे थोड़े से ही कम है, कोई ज्यादा नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जो पाकिस्तान बोलते हैं मुस्लिम के रहनुमा है हम, तो ये फालतू की बात है, बिना सर पैर वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बांग्लादेश में दुनिया भर के मुसलमान है, तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? बस पाकिस्तान वाले मुसलमान पक्के मुसलमान होंगे? तो ये फालतू की बातें, सब जगह के मुसलमान पक्के मुसलमान है, अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो उसको इस तरीके से बोलना कि वो सारी चीजें कि हाँ इंडिया जो है उसके अंदर मुसलमान खतरे में है, तो क्या यहां पर आप लोगों को लगता है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं जो भी हमारे मुस्लिम भाई बहन ये लेक्चर देख रहे हैं, कि आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया में खतरा है आप लोगों को? तो पाकिस्तान ये बताता है हमेशा यूएन में जाकर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में जाके, वहां पर मुसलमान खतरे में है। पहले अपने अंदर तो देख लो, वहां पर बेचारे कितनी बुरी तरीके से मारे जाते हैं, कई बार दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और पूरा अरब वर्ल्ड जो है, जो अरब कंट्री है, वहां पर लगभग 20% मुस्लिम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जब मैं अरब वर्ल्ड बोल रहा हूं यहां पर, तो अरब वर्ल्ड में नॉर्दर्न अफ्रीकन वाला रीजन आ जाता है, और ये पर्टिकुलर रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया, सऊदी अरेबिया पेनिसुला हो गया, अरब पेनिसुला हो गया, इसी के साथ में नॉर्दर्न अफ्रीका हो गया, तो ये पूरा अरब वर्ल्ड होता है। इसमें टोटल मिलाकर 20% है, यानी कि इंडिया का लगभग आधे प्रतिशत मुसलमान आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नहीं मतलब इंडिया में इनके आधे देखने को मिलेंगे। तो किसी भी फील्ड में अगर आप लोग बात करें तो हम जो है किसी से कम नहीं है, हमारे यहाँ अच्छी खासी कम्युनिटी आप लोगों को हमारे मुस्लिम भाई बहन की देखने को मिलेगी। तो ये पाकिस्तान के द्वारा जो हरकतें की जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के ऊपर हावी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर खुद ही इतनी कम्युनिटी है, तो अपने हक को किस तरीके से लेके चलना है उनके बारे में अगर बात की जाए, तो पाकिस्तान हमेशा नेगेटिव चीजें फैलाने की कोशिश करता है। अभी जुलाई 2021 में इंडिया के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया ओआईसी का प्रपोजल, जिसके चलते उन्होंने बोला कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हम लोग जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे को लेकर सुलझावा करवाएंगे। इंडिया ने बोला आज तक तो यार तुमने हमारे फेवर में कुछ बोला नहीं, अब तुम हमारा सुलझाओगे बेसिकली मुद्दा, तुम पाकिस्तान के फेवर में बात करोगे हमें पता है। तो इंडिया ने बोल दिया कि पाकिस्तान को हम लोग अपने आप लपेट लेंगे, तुम हमसे दूर रहो थोड़ा। ठीक है, इसी के चलते ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड के बारे में बात की गई। तो यहां पर ये बेसिकली एक फंड है जो कि सेटअप किया गया था इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, जिससे कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी दिक्कतें चल रही है उसका सोल्यूशन निकाला जाए। पर दिक्कत यहां पर यह है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो है वो बेचारा पता नहीं नशे में बैठा है, क्या कर रहा है, अपना खुद का पैसा जो है वो दूसरों के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। ये तो सुनकर मेरी हंसी छूट गई। मतलब अपना खुद का पैसा जो था दूसरी कंट्री का पोजीशन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और फिर बोला कि गलती हो गई हमसे, हमारा पैसा रिटर्न कर दो। उन्होंने मना कर दिया, पैसा आ गया हम क्यों दे भाई। तो ऐसी हरकतें आप लोग यहाँ पर नजर आएगी। तो अलाउ किया जा रहा है यहाँ पर अफगानिस्तान को कि एक्सेस किया जा सके फाइनेंशियल जो भी रिसोर्सेज यहाँ पर, ताकि उसकी कंट्री की जो कंडीशन हालत हो रही, जो खस्ता हालत हो रखी है, उसको सुधारा जा सके। ठीक है, और एक तरीके से आप लोगों को पता है यूएस से तो यहाँ पर पूरा जितना प्रेशर डाल सकता था वो डालकर चले गए। तो चीजों को नॉर्मल करने के लिए इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो भी एक दूसरे के साथ में आ रहे हैं, ताकि अफगानिस्तान के अंदर भुखमरी न हुए। तो वो ये बेसिकली मुद्दा रहता है। कोई आप लोगों से पूछ ले यहाँ पर इसके मेंबर्स के बारे में, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ये पूरे दुनिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी का ठेकेदार आप लोग इसको बोल सकते हैं। अगर मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो ये आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट्री यूनियन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन मेंबर स्टेट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अरब लीग आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में देखिए यहाँ पर जो भी मुस्लिम कम्युनिटी से सारी रिलेटेड है ना, यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को नजर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल आप लोगों को देखने को मिल रही है, काउंसिल ऑफ अरब इकोनॉमिक यूनिट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखते हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन यहां पर है, इसी के साथ में वेस्ट अफ्रीकन, ये रटना नहीं है बस, ठीक है। इसके बारे में हल्का सा एक आइडिया आप लोग रखिएगा, क्योंकि ये सारा एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के अंदर में आता है। अगर पॉजिटिव दिमाग से लोग चले ना तो काफी कुछ लाइफ में कर सकते हैं, पर लेकिन हमेशा क्या करते हैं, दूसरे के साथ में लड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसी में से पाकिस्तान एक नजर आएगा। अगर अपने ऊपर फोकस करें, अपनी अच्छाई, अपने कामों के ऊपर फोकस करें, तो गंदी हरकतें न देखने को मिले और बहुत सारे प्रोडक्टिव काम भी होते हुए नजर आए। थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के अंदर घुसते हैं और जानते हैं क्या है। बनाया गया था इसको 1969 के अंदर में। टोटल मिलाकर 57 यानी कि 57 मेंबर हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर 30 है, यानी कि 30 कंट्री यहाँ पर फाउंडिंग है जिनके द्वारा ये बेसिकली चीजें देखने को मिली।
इसका जो ओआईसी का जो चार्टर मतलब इसका जो संविधान जो अडेप्ट किया गया यहाँ पर 1972, हमने हमारा संविधान कब अडेप्ट किया आप लोगों को ये बताना है, जो स्टार्टिंग में अडेप्ट किया, ठीक है। बाकी तो आप लोगों को पता है 26 जनवरी, तो उससे पहले भी एक डेट है। बाकी जो कई बॉडी है जो डिसीजन लेती है वह है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो फॉरेन मिनिस्टर है, इसी के साथ में जनरल सेक्रेटरिएट है, इस्लामिक समिट है और इसी के साथ में अल क्वाद कमेटी है। तो ये यहाँ पर इसके सारे डिसीजन लेती है जो भी यहाँ पर इसके द्वारा काम किया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर ट्रस्ट फंड बाय यूएन, अगर यूनाइटेड नेशन के बारे में आप लोग बात करते हैं तो स्पेशल ट्रस्ट फंड आप लोगों को देखने को मिला है, जो कि उनके द्वारा भी यहाँ पर अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए प्रोवाइड कराया गया है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये इस्लामिक कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है यही बस काम कर रही है, यहाँ पर यूएन भी उस मुद्दे को ध्यान में रखे हुए है, क्योंकि जब से तालिबान के द्वारा वहां पर अपनी हरकतें स्टार्ट की गई हैं तब से लेकर यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में हर एक कंट्री जो है खासकर पड़ोसी तो और ध्यान से यहाँ पर उसके ऊपर ध्यान रखे हुए हैं। तो एम यही है कि अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके अंदर थोड़ा पैसा पहुंचे और लोगों को थोड़ी राहत की सांस आए, वरना तालिबान वाले तो हरकतें जो मैंने अभी बता दिया कि वो दूसरों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो इतने अमीर हो गए हैं। तो ये है, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि सबसे पहले ऑल ओवर वर्ल्ड में जो यहाँ पर पैसा दिया गया इस पर्टिकुलर फंड के अंदर में, तो वो पैसा दिया गया जर्मनी के द्वारा। तो जर्मनी जो है यहाँ पर यूरोप के अंदर एक कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो सबसे ज्यादा फंड जो सबसे ज्यादा पैसा जो है वो जर्मनी के द्वारा यहाँ पर दिया गया सबसे पहले, मतलब सबसे पहले कंट्रीब्यूट करने वाले, सबसे पहले जो होता है हमेशा लोग उसी को याद रखते हैं, फिर तो आगे तो दुनिया आती जाती रहती है। तो यहाँ पर आप लोगों को लगभग 50 मिलियन यूरो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि लगभग 58 मिलियन के यूएसडी डॉलर के बराबर होगा। यूरो आप लोग याद रखिएगा, ये यूरो का साइन होता है, ठीक है। और इसी के साथ में जब बात करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, यहाँ पर ये जब बात करेंगे तो ये पाउंड का साइन होता है, ठीक है। और आप लोगों को डॉलर का पता ही है और रुपी तो आप लोगों को भूलना ही नहीं है, ठीक है। तो ये अपना प्यारा रुपी हो गया। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ पर यूएन के द्वारा भी फंड है और ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन के द्वारा फंड है, ताकि अफगानिस्तान में शांति बनाकर रखी जा सके। तो इसके अंदर मैंने अभी बताया आप लोगों को यहाँ पर टोटल मिलाकर कितने मेंबर हैं, 57 मेंबर हैं, और ये सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि इंटर गवर्नमेंटल यानी कि आपस में अगर गवर्नमेंट यहाँ पर बात करती है यूएन के बाद में अगर देखा जाए तो, ठीक है। इसी के साथ में बात करें कलेक्टिव वॉइस रहती है कि मुस्लिम कम्युनिटी जहां पर भी दिक्कत में है वहां पर बात करो। अब पता नहीं इनको यार चाइना वाली बेचारी मुस्लिम कम्युनिटी क्यों नहीं दिखती है, वो भी तो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके बारे में बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि चाइना पाकिस्तान के, क्या ही बोलूं, बस वैसे पापा तो इंडिया था, ठीक है। चाइना पाकिस्तान का क्या है, आप फूफा बोल लो, ठीक है। तो फूफा है तो फूफा तो ऐसी हरकतें करेगा तो उसके सामने थोड़े ना आवाज उठाएगा ये, वरना फूफी की पिटाई करेगा फिर वो। तो मुस्लिम जो वर्ल्ड है यहाँ पर वो बेसिकली प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल पीस। वैसे अच्छी चीजों के लिए बनाया गया था यहाँ पर, ठीक है, पर लेकिन अच्छाई यहाँ पर कुछ लोग घुस गए जो करने नहीं देते। जैसे तुर्की हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, ये अलग ही दुनिया में रहते हैं, इनको बस अपने दुश्मन दिखाई देते हैं और उनको अटैक करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये जो स्टेब्लिश किया गया यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों से बन सकता है। ये रबात जो किंगडम है बेसिकली मोरक्को के अंदर 25 सितंबर 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां, ये है जद्दाह सऊदी अरेबिया के अंदर में। लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहेंगे इसकी कहां पर है, तो जर्मनी से लेकर चलता हूं सऊदी अरेबिया, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर इसका हेडक्वार्टर है, जो कि यहां पर काफी कुछ इससे रिलेटेड बातें नजर आती हैं। आगे अगर बात करें इंडिया के रिलेशन, तो ये काफी प्यारे पॉइंट मुझे लगे अब आप लोगों को सुनकर थोड़ी हंसी भी आएगी। अभी रिसेंटली अगर बात करें यहाँ पर जो इस्लामिक कोऑपरेशन की जो इससे पहले मीटिंग हुआ था, 45th सेशन हुआ था उसमें, तो फॉरेन मिनिस्टर समिट 2018 में बांग्लादेश के द्वारा यहाँ पर बोला गया, सजेस्ट किया गया कि इंडिया को क्या करो आप लोग, ऑब्जर्वर का स्टेटस दे दो, ठीक है। यानी कि यार इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, इवन बांग्लादेश से भी ज्यादा है, तो इंडिया को ऑब्जर्वर का स्टेटस दे दो आप लोग, यानी कि मीटिंग में आकर पार्टिसिपेट कर लिया करेगा कि मुस्लिम वर्ल्ड की कैसी भलाई करनी है, कैसे आगे लेकर चलना है मुस्लिम वर्ल्ड को। पर लेकिन वोटिंग का राइट नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब यही है। पर लेकिन भाई साहब पाकिस्तान ने आकर उंगली कर दी, ठीक है, कह रहा है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इंडिया को ऑब्जर्वर का स्टेटस भी नहीं बनने दिया, जो कि बांग्लादेश बोला था बन जाए, ठीक है। तो बांग्लादेश हमारा दोस्त है, पर लेकिन पाकिस्तान जो है वो हमारा भाई है, ठीक है। क्या ही बोले बस इसके बारे में। अगर बात करें इन 2019 में इंडिया जो है उसके द्वारा पहली बार पार्टिसिपेट किया गया यहाँ पर जो फॉरेन मीटिंग हुई, यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई, और वो भी गेस्ट के तौर पर बुलाया गया हमको। तो यहाँ पर हमारी कंट्री की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी थी यार, जब बोलती थी ना, मतलब रियलिटी में आप लोग देखोगे कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे वक्ता होते हैं, तो उनमें से एक शानदार वक्ता ये, ठीक है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो एक शानदार स्पीकर है, जिसको आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ में, इतने शानदार तरीके से वो चीजों को बोलते हैं, हर एक इंसान को कनेक्ट कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एक शानदार वक्ता ये आप लोग को देखने को मिलती थी, बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही नहीं कहते उम्दा लेवल की इनको संस्कृत की नॉलेज थी। मैंने इनकी कई सारी स्पीच सुनी, मतलब मैस्मराइज हो जाता था यार जब मैं सुनता था। मैंने कहा वाह यार क्या नॉलेज है, और किस तरीके से मतलब किस द वे ऑफ जो टॉकिंग है बहुत बड़ा ही शानदार। फर्स्ट जो यहाँ पर इन्विटेशन हमको ये देखने को मिला था,
तो इंडिया की डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी देखने को मिलेगी। हाँ, हम लोगों ने पाकिस्तान को जो है उसको मुंह पर तमाचे लग गए, क्योंकि उसी टाइम पर यहाँ पर स्पेशली एट द टाइम ऑफ जब यहाँ पर टेंशन चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और पुलवामा अटैक हो रहा था, तो तब हम लोगों ने यहाँ पर ये विक्ट्री देखने को मिली। पाकिस्तान ने खूब चटपटाया, पर लेकिन पाकिस्तान की नहीं चली। अब आगे अगर बात करें और भी कुछ बातें, यहाँ पर 46 जो सेशन इसकी काउंसिल मीटिंग देखने को मिली 2019 में, तो उसमें हमारे द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, क्योंकि 45 में तो बांग्लादेश ने बोला था कि इंडिया को भी इसका ऑब्जर्वेशन स्टेटस दे दो, तो यहाँ पर फिर 46 में हम लोग पहुंच गए। इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये और इसके के साथ में जो भी यहाँ पर कंट्री है उनके साथ में हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं। पाकिस्तान को छोड़ दो और बेसिकली तुर्की को छोड़ दो, तो मैक्सिमम टाइम आप लोगों को दोनों के रिलेशन काफी अच्छे नजर आएंगे। और इतने अच्छे रिलेशन है कि यहाँ पर यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के तो इवन जो किंग है उनको हमारी कंट्री के रिप्लाई, हमारी कंट्री में उनको बेसिकली बुलाया गया, उनको न्योता भेजा गया था 26 जनवरी का, ठीक है। तो रिपब्लिक डे का जो 68 हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था 2017 में, तो वो यहाँ पर रिपब्लिक डे की परेड में पार्टिसिपेट किए थे। तो इससे रिलेशन आप लोग दोनों कंट्री के समझ सकते हो किस लेवल के हैं। अगर बात करें, मैंने अभी बात करें यहाँ पर अफगानिस्तान में अगर पैसा जाएगा तो कहां से आएगा, तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि इसीलिए बनाया गया था डिक्लेयर करके, ताकि यहां पर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको अगर कोई दिक्कत आती है तो उनको पैसा प्रोवाइड कराया जा सके। तो 1973 में इसको बनाया गया था। इसके चलते यहां पर इसका हेडक्वार्टर भी आप लोगों को जद्दा में देखने को मिलेगा। बैंक वो था फॉर्मली ओपन किया गया था 1975 में, और फिर आगे चलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, सोशल प्रोग्रेस कैसे करना है जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी, तो उसको लेकर आगे चला जाएगा। तो जो सरिया जो प्रिंसिपल है बेसिकली इस्लामिक जो लॉ है उसके हिसाब से काम करता है, यानी कि ये संविधान को नहीं मानता है, किसी भी कंट्री का संविधान है जो इस्लामिक लॉ है उसके ऊपर बात करता है। और इसलिए यहाँ पर बेसिकली रिलीजियस जो है उसके नाम पर ये ऑर्गेनाइजेशन है पूरी। और कहीं ना कहीं जब रिलीजियस जो रिलीजन के नाम पर ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो फिर दूसरी कम्युनिटी को साथ में लेकर चलना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, वहां पर रिलीजन को कोई नाम ही नहीं है। अब भाई साहब जिसके यहां पर सूरज आता है वो आ जाओ यहां पर, ठीक है, सूरज से अपनी बिजली बनाओ। तो यानी कि मैक्सिमम टाइम अगर आप लोगों को भी कल को किसी की चीज का नाम रखना है ना, मान लो आप लोगों को आगे चलकर कोई मतलब कंपनी स्टैब्लिश करनी है, आप लोगों को आगे चलकर कोई अपना कोई काम करना है, कोई अपना शोरूम खोलना है, अगर कुछ भी आप लोगों को बिजनेस भी कुछ करना है, तो कोशिश करो हमेशा ऐसा नाम रखो कि उसमें किसी रिलीजन का तत्व ना देखने को मिले। रीजन क्या रहता है, अब यार मान लीजिए आप लोगों ने कपड़े की दुकान खोल ली, अब वहां पर पता चला आप लोगों ने उसका नाम रख दिया, मतलब कुछ भी मुस्लिम हो तो कुछ आप लोगों ने उसका और नाम रख दिया, और हिंदू तो कुछ और रख दिया, तो वहां पर मुस्लिम वाला नहीं आएगा नाम देख के, मतलब एक तरह से कटेगा कि यार पता नहीं यार किस तरीके का माहौल होगा, क्या चीजें हैं इंसान के अंदर वो आने लगती है। जिनका अगर माहौल अच्छा रहता है वो एक अलग बात है, पर लेकिन नॉर्मली फर्स्ट टाइम वो ये बोलेगा यार ये तो यार कुछ और ही चल रहा है, पर लेकिन न्यूट्रल रहेगा। जैसे स्टडी लवर विद सॉरी यार, ठीक है, तो वहां पर पढ़ाई की बातें होती है तो रिलीजन का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं, कुछ सजेशन थे, आई होप कि आप लोगों को समझ में आएंगे। बाकी बात करेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस है जद्दा के अंदर, इसी के साथ में जो किंगडम जो यूके के अंदर आप लोगों को जो सॉरी सऊदी अरेबिया के अंदर देखने को मिलेगा जो किंगडम है, इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो जो फंक्शन है बैंक के वो बेसिकली इक्विटी कैपिटल और इसी के साथ में ग्रांट लोन करता है यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के लिए, उनको इंप्लीमेंट किया है। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसके मेंबर्स को ही ये बेसिकली लोन मिल पाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर मेंबर्स हैं आज के डेट में, तो 56 मेंबर है इसके अंदर में, तो उनको ही यहाँ पर लोन मिलेगा, या फिर ओआईसी के मेंबर को यहाँ पर लोन मिलेगा। तो ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें होगी यहाँ पर जो कि आप लोग समझ सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो याद रखिएगा, इसके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है वो यहाँ पर सारी मीटिंग करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को इस आर्टिकल में, तो मैंने कई सारी चीजें आप लोगों को बता दी। पहले तो ये जो मीटिंग हुई अभी किसके मुद्दे पर हुई, अफगानिस्तान के मुद्दे पर हुई, उसको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है, कहां कहां पर मुस्लिम कम्युनिटी कितनी है ये इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है, इसके बारे में याद रखिएगा। कौन सा वर्ल्ड कहां कहां पर है एक ओवरव्यू दिया, अरब वर्ल्ड कहां पर है ये बताया, फंड के बारे में बताया यहाँ पर जो यूएन का भी फंड है अफगानिस्तान के लिए, इसी के साथ में इसका बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हमारी कंट्री की क्या रिलेशन है वो मैंने समझाया, तो इंडिया के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए साइड में। तो सारी चीजें इस तरीके से बता दी कि मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इसके अंदर कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स भी है, बताइए, फिर आगे उसको कवर कर लिया जाएगा। दिल्ली के अंदर अभी यहाँ पर एक पिक्चर जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। यहाँ पर बेसिकली चल क्या रहा था, यहाँ पर एक एसयूवी वाला बंदा जो है वो मोटरसाइकिल वाले बंदे को टक्कर मारकर उसको बेसिकली मारने की कोशिश कर रहा था, और ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगी, ठीक है, सीसीटीवी कैमरे के अंदर में। तो यहाँ से पता चला कि ऐसी ऐसी हरकतें यहाँ पर की जा रही हैं, तो उसके चलते यहाँ पर धर दबोचा गया। तो यहाँ पर सजेशन ये है कि कोशिश ये करो कि जब भी किसी एरिया में आप लोग जाते हो तो अपने एक तरीके से लाइन में चलो, और कुछ भी ऐसी हरकतें देखने को मिले तो थोड़ा सा उससे भी आप लोग सतर्क या फिर चौकन्ने रहो, ठीक है, वरना दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ओके, यहाँ पर अगर बात करें, जैसे आप लोगों ने देखा कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पर बात की गई, तो कल को चलकर आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है इसके बारे में भी, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, एनएसजी के बारे में। तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप।
तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है, और उसका सीधा सीधा रीजन ये है इंडिया मेंबर नहीं है कि चाइना जो है उसमें बार बार अपनी उंगली जो है वो अड़ा देता है। इसकी वजह से हम लोग इसके मेंबर नहीं बन पाते हैं। तो कोशिश ये चल रही है काफ़ी लंबे समय से कि जल्दी हम लोग इसके मेंबर बन जाएंगे। तो इसके चलते यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, तो नाम से ही निकल कर आता है कि ये एक तरीका ऐसा ग्रुप है जिसमें न्यूक्लियर से रिलेटेड बातें यहाँ पर की जाती है। तो हमको ईंधन मिल जाता है अपने काम को करने के लिए। तो इंडिया जो है वो एम रख रहा है कि हम लोग जल्दी से जल्दी जो है इसका मेंबर बन जाए। तो एनएसजी के बारे में याद रखिएगा, लगभग 48 के करीब मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें चाइना इसका मेंबर है, पर लेकिन इंडिया जो है वो इसका मेंबर नहीं है। इसलिए हम लोग को ये दिक्कतें यहाँ पर झेलनी पड़ जाती है, क्योंकि चाइना जो है वो बार बार यहाँ पर इसको जो है वो स्टॉप कर देता है। ये 1970s में यहाँ पर ये बनाया गया था। बेसिक पर्पज यहाँ पर इसका यही था कि न्यूक्लियर का प्रोलिफरेशन न हो सके। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 1998 में ऑपरेशन शक्ति जब हम लोग लेकर आए थे, तो उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिला था हमारे ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए थे, और इस तरह ग्रुप लाए गए ताकि आगे कोई भी जो कंट्री है वो न्यूक्लियर पावर कंट्री न बन सके। तो अभी यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, गर्ल जो है उसको बेसिकली मार दिया गया क्योंकि इंटरकास्ट रिलेशनशिप उसका चल रहा था। 17 ईयर ओल्ड गर्ल थी यहाँ पर, एक लड़की थी 17 साल की। तो ये हरकतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली कर्नाटका के अंदर में। तो यार ये काफ़ी बड़े इश्यूज निकल कर आ रहे हैं आज के डेट में सोसाइटी में। इंटरकास्ट जो मैरिज है, इंटरकास्ट जो रिलेशनशिप है, उसको लेकर ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं। तो ये भी एक ऐसे मतलब सोसाइटी कहाँ जा रही है सुनकर कई बार काफ़ी बुरा लगता है। पर लेकिन आप लोग भी जब आंसर राइटिंग करें तो इस तरीके की चीज़ें मेंशन करिए ताकि वो लगे एग्जामिनर को कि हाँ सोसाइटी के बारे में इंसान जो है वो समझता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिख लिया करो साइड में कहीं पर कि अच्छा ठीक है कास्ट डिवीजन के बारे में लिखने के लिए आएगा तो ये एग्जाम्पल हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, न्यू रूल जो है यहाँ पर अभी अलाउ करेंगे कि जो ऑफिसर है वो कैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट यहाँ पर ले सकते हैं। आप लोगों को याद होगा विपिन रावत साहब जो थे हमारी कंट्री के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। अब नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो उसके लिए प्रक्रिया जो है वो भी स्टार्ट हो गई है। तो जो भी बनेगा उनके बारे में हम लोग बातें करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट पोस्ट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अभी 4 मिलिटेंट जो है उनकी डेथ हो गई, उनको मारा गया बेसिकली कश्मीर के अंदर। तो एक अच्छी बात है, जिसमें से यहाँ पर देखा गया कि पाकिस्तान की साइड से यहाँ पर हरकतें की जा रही हैं। मतलब इतने दिन हो गए यार, अगर ये अपने ऊपर फोकस करते तो कभी कभी कहीं और ही होते, पर लेकिन वो ये कि इंडिया के ऊपर फोकस करके अपने वहाँ पर वाहवाही लूटने की कोशिश की जाती है, जिसकी ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अभी हमारी कंट्री में जो डिसेबल सेक्शन है यहाँ पर उनके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है ताकि उनकी सिचुएशन को थोड़ा सुधारा जा सके। 2020 से लेकर यहाँ पर अभी कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं बनाया गया, जिसके चलते इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि कम से कम बोर्ड यहाँ पर होना चाहिए। एयर स्पोर्ट जो है वो कंट्री में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसके चलते हमारी कंट्री में इसका इनोग्रेशन किया गया एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि इस पर्टिकुलर मुद्दे को देखेगी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उनके द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल सकती हैं एग्जाम में भी। जो क्वेश्चन पूछे गए काफ़ी अच्छे से भगत सिंह के द्वारा आंसर दिए गए। तो आज के एसएलवी कमांडो है भगत सिंह, शानदार तरीके से। और एक छोटी सी बात यार, आप लोगों को ये बेसिकली पूछना था मुझे, मतलब कि जैसे कि आप लोग जैसे टाइम फिक्स करने की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको 7 बजे फिक्स कर दिया जाए तो कैसा रहेगा टाइम? ठीक है, या फिर आप लोग ऊपर नीचे कुछ करना चाहते हैं 7 बजे? एक्चुअली देखिए वीडियो भी थोड़ी लेंथी हो जाएगी, थोड़ा सा डिकोड करने में मुझे टाइम लगेगा। तो 7 बजे लास्ट रहा करेगा। तो 7 बजे टाइम अगर रखा जाए तो आप लोग इसके बारे में अपनी राय बता सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये 5 वोकेबलरी हैं, डेली 5 वोकेबलरी। एक एस्से राइटिंग के लिए कोटेशन आप लोगों को दिया करूँगा जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर मोटिवेशनल कोटेशन वो भी डालूंगा, मैं बेस्ड क्वेश्चन भी डालूंगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अभी आते आते आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आएगा। जो भी आर्टिकल रहा करेंगे पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, वो सारे एक एक कर कवर करूँगा। और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहा करेंगे हिंदू के वो सारे कवर करूँगा। और जो भी लगेगा कि इंपॉर्टेंट है कोई बच गया तो संडे और सैटरडे में उसको कवर करेंगे। आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बस ये है कि एक भी दिन आप लोगों को रुकना नहीं है, लेक्चर छोड़ना नहीं है। ठीक है, इनोकुलेशन का मतलब होता है टीकाकरण। आप लोगों ने देखा होगा टीका लगाए जाते तो इनोकुलेशन बोला जाता है उस टाइम पर शब्द। ठीक है, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अनिश्चितता। ठीक है, तो एक तरीके से क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो ये एम्बिग्यूटी शब्द यूज करते हैं। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, डोरमेंट इनएक्टिव, पड़ा हुआ है लंबे समय से। ठीक है, आप लोग ना जब सुबह उठ गए फिर से लेट गए, फिर उठ गए फिर लेट गए, चलती रहती है ऐसे ही। एक्टिव कब रहते हो आप लोग? दिन में रहते हो। ठीक है, कई सारे ऐसे प्राणी है, रात्रिचर प्राणी है जो रात को एक्टिव रहते हैं। ठीक है, इसी के साथ में फर्जिलिटी के बारे में बात की जा रही है। तो ये होता है बेसिकली भंगुरता। ठीक है, टूटना, इजी, ब्रोकन हो जाना। ठीक है, स्क्रूटनी, जांच करना, किसी चीज को चेक करना। तो 5 सेंटेंस फॉर्म करने, इससे आप लोग सेंटेंस फॉर्म कर करके आगे आंसर राइटिंग की ओर भी आप लोग बढ़ते हुए नजर आओगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों से एंटोनिम सिनोनिम्स में एनडीए, सीडीएस या फिर एपीएफसी की अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और एग्जाम में भी ऐसी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
तो अभी यहाँ पर यह कि क्या क्या आज हम लोगों ने कवर किया है, एक बार आंख बंद कर आप लोग उसको रिकॉल करो तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ पाओगे। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कवर की है। कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए और दिल पर हाथ रखकर कसम खानी आप लोगों की डेली करना है काम। ठीक है, बाकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप लोग उसको जाकर डाउनलोड कर लेना। इसी के साथ में जो भी चीज़ें वो सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक कर पढ़ा दी है, जिससे रिलेटेड कोई भी डाउट अब आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। पंचायती राज सिस्टम के बारे में सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी, इसी के साथ में फिनटेक के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता ही दी, तो कोई भी डाउट कहीं नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछता हूँ उनके आंसर बस आप लोगों को देते रहना है। क्वेश्चन जो भी आंसर देगा कोशिश क्या करूँगा कि अगले दिन जैसे वीडियो आएगी ये वाली, ये जो भी अच्छा आंसर दिया करेगा उसको पिन कर दिया करूँगा मैं। ठीक है, ताकि आप लोग उसके साथ में जाकर मैच भी कर सकें। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और फीडबैक जरूर दिया करो। वीडियो इतने सारे लोग देख रहे हैं और बेसिकली उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिनको नोटिफिकेशन नहीं आता है। देखिए यूट्यूब की एल्गोरिदम रहती है, अगर आप लोग वीडियो को लाइक करोगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि दुनिया भर के यूट्यूब चैनल रहते हैं, आप लोग सब्सक्राइब किए रहते हैं, तो किस किस का नोटिफिकेशन है, तो जिसकी वीडियो देखकर आप लोग लाइक करते हो, लंबे समय तक देखते हो, उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास में आता है। तो ये काम आप लोग जरूर कीजिए। बाकी आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, और जो करते हैं उनको भी बोलना है कि मत करो। ठीक है, और मेरे साथ में आप लोग ये सोशल मीडिया हैंडल है, यहाँ पर कनेक्ट रह सकते हैं। अभी आप लोगों को रिवाइज करना है, मैं तो जा रहा हूँ, 5 मिनट कम से कम देनी है और सारी चीज़ों को देखना है क्या क्या मैंने आप लोगों को पढ़ाया, उसमें से कितनी चीज़ें याद आ पा रही हैं, और जो चीज़ें याद नहीं आ रही है उसको फिर से देखो ताकि आप लोग उसको याद रख सको। तो ये प्रक्रिया आप लोगों को फॉलो करनी है। ठीक है, तो अच्छे से दिन यूटिलाइज करो यार। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, शानदार तरीके से दिन को लेकर चलो और अच्छे से। और जो एक्स्ट्रा वीडियो आ रही है उनको आप लोग देखते रहो, गाइडेंस की और भी कुछ वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जिससे कि आप लोगों की पढ़ाई की एक अच्छी डायरेक्शन दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर जो सेशन देना वो जरूर देना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।